बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूँ नाज़िश खटक और आज मेरे को होस्ट निजी मसरूफियत की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया, खुशगवार हो गया एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के वीकेंड की शुरुआत सुबह ही सुबह बारिश देख के बहुत खूबसूरत हुई होगी। क्योंकि मैं जैसे ही सुबह उठी और मैंने पर्दा हटाया और बारिश देखी, बारिश तो खैर गुजर चुकी थी लेकिन मौसम अभी भी आबरालूद है, तो देख के मेरा दिल खुश हो गया। और जाहिर है जब हम ऐसा मौसम देख लेते हैं और सुबह की शुरुआत हमारी अच्छी होती है तो फिर हमारा दिन भी अच्छा रहता है। लेकिन वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह इस वीक में, चूँकि फोरकास्ट के मुताबिक तो बताई जा रही है कि 3-4 दिन कम से कम बारिश है, लेकिन आजकल मुझे बिल्कुल भी फोरकास्ट पे ना भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि मैं रोज़ ही चेक कर रही हूँ और पिछले 2 दिन से बारिश ही है फोरकास्ट में। लेकिन पिछले 2 दिन तो नहीं हुई, लेकिन बहरहाल रात को हो गई। अब हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वीक खुशगवार गुजरेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही थी पिछले 2-3 दिन। वीकेंड पे ऐसे होता है कि घर के ज़ाहिर सारे काम जो हैं वो आपको वीकेंड पे करने होते हैं। सो मेरे भी बहुत सारे काम जमा हो चुके होते हैं और वीकेंड ऐसा था कि बंदा कहे कि मैं एसी वाले कमरे से बाहर निकलूँ ही ना, तो फिर बंदा काम कैसे करे। लेकिन अब चूँकि मौसम अच्छा हो गया, सो आई एम श्योर कि आपके दिल का मौसम भी अच्छा हो गया होगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सुबह की खबर से। सुबह की खबर में हमारे पास सबसे पहली जो खबर है वो बिल्कुल भी खुशगवार नहीं है। बेशक मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन खबरें कुछ खुशगवार जो है हमारे मुल्क की है नहीं। सबसे पहली जो खबर है वो क्या है, पेट्रोल और डीजल के बाद अब जेट फ्यूल की कीमत में भी बड़ा इजाफा देखने में आया है, जिसकी वजह से अब न सिर्फ ज़मीनी बल्कि फ़िज़ाई सफ़र भी महंगा हो गया है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल के बाद जेट फ्यूल की कीमत में चूँकि बड़ा इजाफा देखने में आया है और उसके नतीजे में अब जो लोग सफ़र करना चाहते हैं फ़िज़ाई, उनको वो भी महंगा पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कमर्शियल तैयारों के ईंधन जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है, जिसके बाद जेट फ्यूल की नई कीमत 291 रुपये 55 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। जेट फ्यूल की कीमत में इस बड़े इजाफे के बाद एयरलाइंस की जानिब से हवाई सफ़र मज़ीद महंगा किए जाने का इम्कान बढ़ गया है। ज़राए का ये भी कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बायस जेट फ्यूल महंगा हुआ है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जेट फ्यूल की कीमत में फ़ी लीटर 53 रुपये 58 पैसे इजाफा हो चुका है। ये इजाफा आलमी मंडी में खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात के पेश नज़र किया गया है, जिससे मुल्क की सतह पर हवाई ईंधन की लागत में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब ज़रा बात कर लें, मुल्क में जब जैसे ही पेट्रोल जो है वो उसकी कीमत बढ़ती है तो सारी चीज़ें जो हैं वो हवाओं से बातें करने लगती है। मतलब आप कोई भी चीज़ उसके बाद अगर ख़रीदने का सोचते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ ऐसी चीज़ें जो कि ग्रोसरी वगैरह से अलग हो के हम बात करें, मतलब लेट्स सपोज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो बहुत सारे लोगों को या तो एसी ख़रीदना होता है या फिर रूम कूलर ख़रीदना होता है, और उनकी कीमतें भी आजकल आसमानों से बातें करती हैं। उसके बाद जो बिल आता है वो तो एक अलग ही कहानी होती है। सो ऐसे में ये पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा है वो सिर्फ अब जो है ये इजाफा नहीं जो हमें देखने में आया है, बल्कि हुकूमत का ये कहना है कि अब वो हर दिन सुबह जो है वो पेट्रोल की कीमतें वो करेंगे कि आज कम करनी है या फिर ज़्यादा करनी है। तो अब आप मुझे बताएं, जब खाम तेल की कीमत जो है वो बढ़ेंगी तो जाहिर है हमारी हुकूमत भी कम तो कर नहीं सकती। सो रोज़ बरोज़ हमें अब इसमें इजाफा देखने में आएगा, जो कि बहुत ही तशवीशनाक बात है। जैसे ही मैंने ये सुना तो मैं तो गश खाने वाली थी कि अब सोचे, मतलब हर रोज़ सुबह सवेरे ही हमें एक दचका लगेगा कि ओके जी पेट्रोल की कीमत और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये जो ईरान और अमेरिका की सिचुएशन है उसमें अभी तक कोई हल्की पुल्की भी हमें मुज़ाकराती या फिर ऐसे कोई है कि हमें सुलह की गुंजाइश नज़र आए। अभी फ़िलहाल सिचुएशन जो है वो इट्स ऑल ओवर द प्लेस, मतलब वी कैन नॉट इवन प्रेडिक्ट एनीथिंग कि अब क्या हो सकता है, जिसकी वजह से न सिर्फ ईरान की मईशत बल्कि अब तो पूरी दुनिया की मईशत जो है वो तबाही के दहाने पर खड़ी है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो जाए कि दोनों के दिलों में, मेरी माँ हमेशा यही दुआ करती है कि दोनों के दिलों में अल्लाह जो है वो खैर और बरकत का पानी बहा दे। सो अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो कि हमारे सामने कोई अमन की सूरत हाल नज़र आए। आगे बढ़ते हैं जी, और एक बहुत ही अच्छी खबर है ये वाली। कई सालों बाद पहली बार नेशनल अंडर
21 विमेंस हॉकी चैंपियनशिप का कामयाबी से इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मुल्क में खवातीन की हॉकी के फ़रोग़ के लिए एक और बड़ा संग मील अबूर कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक एक दहाई से ज़ायद अरसे के बाद इस्लामाबाद में पहली बार नेशनल अंडर 21 विमेंस हॉकी चैंपियनशिप का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से 16 टीमों की तकरीबन 300 बासलाहियत नौजवान खिलाड़ियों यानी कि खवातीन ने शिरकत की। इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान में विमेंस हॉकी की बहाली की जानिब एक तारीखी कदम करार दिया जा रहा है। चैंपियनशिप के दौरान ही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH की जानिब से पाकिस्तान को ओमान में शेड्यूल एक बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट में जूनियर वुमेन्स टीम भेजने की फौरी दावत मौसूल हुई है। नाउ दिस इज़ समथिंग दैट वी वर लुकिंग फॉर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। वक्त की शदीद किल्लत के बावजूद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने महज 3 से 4 दिनों के अंदर टीम का इंतखाब मुकम्मल किया और उसे ओमान रवाना कर दिया। अगरचे खिलाड़ियों को एक साथ ट्रेनिंग करने और टीम की जो कोऑर्डिनेशन होती है उसका बनाने का बहुत कम वक्त मिला है, लेकिन उन्होंने मैदान में बेपनाह अज़्म, जज्बे और दिलेरी के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। मैचों के नताइज तो पाकिस्तान के हक में नहीं रहे, लेकिन नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी इंतहाई हौसला अफजा रही। अब जाहिर सी बात है, पहली बार इतने शॉर्ट नोटिस पे इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक ऑलरेडी वैसे भी ये प्रेशर होता है जब आप अपने मुल्क की, जिसके लिए आप करते हैं, जिसके लिए आपने बहुत सुहाने ख्वाब देखे होते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन की जैसी कोई बात आती है तो प्रेशर ऑलरेडी हम लेना शुरू कर ही लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, आई एम श्योर के अंडर 21 की टीम थी, जाहिर सी बात है अभी जो है वो उस मरहले में थे कि अभी उनको फौरी तौर पे भेजना जो है वो मेरे ख्याल से रिस्की भी था। ज़ाहिर है थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है और फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है और फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए आपको इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ कम से कम पाकिस्तान में भी अगर वो जो है वो डोमेस्टिकली खेल लेते तो शायद उनको एक आपको ना दूसरे प्लेयर्स की ज़रा वो अप्रोच समझ आ जाती है। तो आई एम श्योर के दे वर अनएबल टू कि वो फतह हासिल कर लेते, लेकिन बिकॉज कि उनकी ट्रेनिंग जो है वो इंटरनेशनल सतह पे नहीं हुई थी। बट आई एम श्योर कि नाउ दे आर रेडी टू बीट इन अनदर, जो भी टूर्नामेंट होगा, जो भी फाइनल होगा, सेमीफाइनल होगा, जो भी होगा। सो अब जो है वो पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो फाइनली उभर कर दुनिया के सामने आ रहा है। ये एक बहुत ही खुशाइंद बात थी इसमें। आगे बढ़ते हैं जी। एक बहुत ही दिलचस्प सा 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले का आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। मिस्र के एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, उन्होंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए और कैसे किए ये एक हैरानकुन और बहुत दिलचस्प बात है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक मिस्र के 21 साला बास्केटबॉल खिलाड़ी अली वसाम उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए एक ही दिन में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए, जिनमें से एक रिकॉर्ड हार्लेम ग्लोब ट्रॉटर्स के खिलाड़ी के पास था। अली वसाम ने 82 फुट 10 इंच के फासले से कामयाबी के साथ हुक शॉट फेंककर सबसे ज़्यादा फासले से हुक शॉट फेंककर पहला, जबकि 90 फुट और 6 इंच के साथ सबसे ज़्यादा फासले पर हैक वर्क शॉट फेंककर दूसरा आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। मतलब उन्होंने एक ही शॉट से, मुझे कहते नहीं है एक तीर से 2 निशाने, उन्होंने भी एक तीर से 2 निशाने ही मारे हैं। इससे कबल इससे ज़्यादा फासले के बैक शॉट जो रिकॉर्ड हार्लेम ग्लोब ट्रॉटर्स के स्टार खोरी थंडर लॉ के पास था, वो अब अली वसाम के नाम हो गया। उन्होंने 2024 में 87 फुट 8 इंच के फासले से शॉट लगाकर ये एजाज़ हासिल किया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से गुफ्तगू करते हुए अली वसाम ने कहा कि उनके लिए नाकाबिल यकीन लम्हा है। वो बचपन से हार्लेम ग्लोब ट्रॉटर्स को देखते आए हैं, इसलिए उनका रिकॉर्ड तोड़ना उनके लिए एक ख्वाब जैसा है जो अब पूरा हो चुका है। अली वसाम माजी में मिस्री कौमी बास्केटबॉल टीम की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। अब हमें भी ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है और हम चाहते भी हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे प्लेयर्स हैं वो भी ऐसे हों कि वो एक ही तीर से 2 निशाने लगा सके, क्योंकि एक तीर से एक निशाना तो हमेशा जो है इट्स लाइक जो भी गेम आप खेलते हैं, जाहिर सी बात है अब जीत के लिए खेलते हैं तो वो एक तीर से एक निशाना ही होता है, बट एक तीर से 2 निशाने, क्या बात है, ब्रिलियंट। आगे बढ़ते हैं जी। क्रिस्टोफर नोलन को आपको बताते हैं जी कि उनका एक मुनफरिद अंदाज न्यूयॉर्क प्रीमियर में
अजरक के डिज़ाइन वाली टाई पहन ली उन्होंने। अब जाहिर सी बात है, अजरक से कौन वाकिफ़ नहीं होगा। सिंध की कदीम रिवायती जो है वो अजरक होती है, कहलाती है। एक बेसिकली ख़ास किस्म का एक पैटर्न होता है जो मोस्टली उनकी शॉल होती है, बट वही जो डिज़ाइन है वो क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी टाई बना ली। हॉलीवुड के मारूफ फिल्म साज क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी नई फिल्म द ओडिसी, वैसे द ओडिसी के बारे में अगर पहले हम बात करें, पहला वीक चल रहा है उसका, लेकिन $124 मिलियन बिजनेस कर चुकी है अब तक। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपने उनकी क्रिस्टोफर नोलन की बाकी मूवीज़ देखी होंगी, जैसे ओपनहाइमर हो गई, डार्कर हो गई, तो इस तरह की जो मूवीज़ थी सब ने ही बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद ये मूवी उससे भी ज़्यादा बेहतर रिकॉर्ड कायम कर सके। सो द ओडिसी के न्यूयॉर्क प्रीमियर में एक मुनफरद अंदाज इख्तियार किया क्रिस्टोफर नोलन ने, जब वो एक खूबसूरत अजरक डिज़ाइन वाली सिल्क टाई पहने हुए नजर आए। उनकी टाई फौरी तौर पर सोशल मीडिया का डेफिनेटली मरकज़ बन गई, क्योंकि इसमें सिंध की सदियों पुरानी सकाफती रिवायत की झलक नुमाया थी। ये टाई न्यूयॉर्क के डिज़ाइनर आहान टंडन की तैयार करदा बताई गई है, जिसमें अजरक के रिवायती ज्योमेट्रिक पैटर्न, सुर्ख, स्याह और सफ़ेद रंगों के इम्तजाज और सिंध की मशहूर ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदाज को शामिल किया गया था। अजरक सिंध की जाहिर सी बात कदीम दस्तकारी की अलामत है, आप सब जानते ही होंगे, जिसे सकाफत, मेहमान नवाजी और शनाख्त के तौर पर दुनिया भर में पहचाना जाता है। क्रिस्टोफर नोलन के इस सकाफती अंदाज ने न सिर्फ फिल्मी दुनिया में तवज्जो हासिल की है, बल्कि सिंध की रिवायती फनकारी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। सोशल मीडिया सार्फिन ने उनके इस इंतखाब को सराहा है और उसे पाकिस्तानी सकाफत, ख़ास तौर पर सिंधी विरसे के लिए एक मस्बत आलमी नुमाइंदगी करार दिया है। अब अगर हम बात करें क्रिस्टोफर नोलन की, तो उन्होंने इस चीज़ का चुनाव क्यों किया, ये तो क्योंकि कोई भी चीज़ ना, आप जब भी किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन या प्रीमियर में होते हैं तो आप कोई भी चीज़ ना बग़ैर सोचे समझे नहीं पहनते हैं। इट्स लाइक इट हैज़ अ बैकग्राउंड स्टोरी, पूरा एक रोड मैप होता है कि कौन सी चीज़ से किस चीज़ को टारगेट किया जा रहा है। सो आई एम श्योर मे बी पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हों, या फिर कोई और वजूहात भी हो सकती हैं, बट उनका ये चुनाव इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है वो बहुत वायरल हो रहा है और बहुत से लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। लेट्स सी कि जब हम ओडिसी देखते हैं तो हम उसके बारे में वैसे क्या रिव्यू रखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखी नहीं है। बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रीमियर में उनका ये टाई का जो चुनाव था, शायद वो पाकिस्तानी ऑडियंस में अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं, और ये जो अगली खबर है ये भी बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प कैसे? इससे पहले ना, हम हर जगह लड़ाई झगड़ों की जब बात करते हैं ना, तो दो इंसानों की ही होती है, क्योंकि कहते हैं कि जानवर जो है वो वफादार हो सकता है, लेकिन इंसान, क्या बात कर दी आपने। सो इस वक्त जो हमारे सामने आया है, लड़ाई झगड़ों में हम हमेशा इंसानों को ही देखते आए हैं। वैसे जानवर भी लड़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे हाथों जी 300 रुपये में भी कत्ल हो जाते हैं। ऐसी लड़ाइयाँ जब आप देखते हैं ना, तो दिल जो है वो कहता है कि मतलब हम किस दुनिया में रह रहे हैं, आखिर अब कहाँ आ गए हैं कि बिल्कुल लोगों का खून सफ़ेद हो गया है, नफ्स नफ्सी का दौर है। वहीं पर जो हमारे अब सामने वाक़या आया, उसमें चीन में 2 रोबोट्स के दरमियान लड़ाई देखने में आई है, और लोगों जो है, जाहिर सी बात है, हैरत में मुब्तला कर देने वाली बात है। चीन में रोबोट्स नाइट ने देखने वाले को हैरत में डाल दिया है। जी, चीन में बड़े पैमाने पर रोबोट्स पर काम किया जा रहा है, रेस्टोरेंट हो या फैक्ट्रियाँ, बल्कि अब खेल के मैदान में भी रोबोट्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में चीन के शहर शिनजियांग में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड इंसानी शक्ल वाले रोबोट्स का MMA मुकाबला मुनक्किद हुआ। इस मुकाबले में 2 रोबोट्स को एक रंग के अंदर लड़ते देखा गया है, एक का रंग सफ़ेद, दूसरे का रंग काला, और जिसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर इंतहाई वायरल हुई है। वीडियो में देखा भी जा सकता है कि इंसानी शक्ल वाले ये 2 रोबोट्स सिर्फ रंग में एक दूसरे के जो हैं वो मुतजाद हैं, और ज़बरदस्त मुकाबला करते हुए एक दूसरे को लाते और घूंसे मार रहे हैं। सफ़ेद रोबोट ने उछलते हुए मुखालिफ रोबोट को इतनी ज़ोर से लात मारी जिससे उसकी गर्दन टूट गई, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वीडियो में ये भी तमाशाइयों को बड़ी तादाद में दिखाया जा सकता है कि अब जो रोबोट्स हैं वो MMA के मुकाबले भी लड़ सकते हैं। वैसे ये सुनते साथ ही इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि वो जो हम सिर्फ सुनते थे ना कि रोबोट्स हमारी जगह ले रहे हैं, वो सिर्फ जॉब्स की हद तक हम कहते थे कि जी वो हमारी जगह ले रहे हैं, अब वो लड़ाइयों में भी हमारी जगह लेंगे। कैन यू इमेजिन कि अब वो लड़ाइयों में भी हमारी जगह लेंगे?
सो ओ माय गॉड, अब हम किस तरफ जा रहे हैं ये नहीं समझ आ रही। बहुत सारे लोगों को तशवीश होती है कि हमारी जगह तो बिल्कुल ही रिप्लेसमेंट आ जाएगी, हमारे अल्टरनेटिव्स ऑलरेडी आ चुके हैं, अल्लाह खैर करे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन वैसे मेरे एक सवाल है, अगर इसका कोई मुझे जवाब दे दें, बेशक कमेंट्स में दे दें, बेशक जो है वो आप किसी तरह भी अप्रोच के, अगर हम रोबोट्स की ही दुनिया जो है ले आए तो आखिर हम इंसान कहाँ जाएंगे? इस वक्त जो है, इससे पहले ऐसे होता था ना कि जानवर ये सोचने पे मजबूर होते थे कि हम उनके साथ जो है वो जो सलूक रवा रखते हैं वो बजा नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे हम जिस दुनिया की तरफ जा रहे हैं, मेरे ख्याल से जब रोबोट्स हमें रिप्लेस करेंगे तो हम इंसान ये सवाल करेंगे कि आखिर हम कहाँ जाएं। और जो हमारे साथ हो रहा है वो नाइंसाफ़ी है, क्योंकि रोबोट्स की दुनिया में जब इमोशंस नहीं होंगी, फीलिंग्स नहीं होगी, एक दूसरे से प्यार नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी, शफ़क़त नहीं होगी, तो फिर ये सोचें इस दुनिया का होगा क्या। क्योंकि अगर मैं इसकी मिसाल दूँ, आजकल जो दुनिया में हो रहा है, अगर उसको हम थोड़ा बहुत उस पर सोचें तो उसमें भी जो फैक्टर्स मिसिंग हैं वो यही है कि इमोशंस नहीं रहे, लॉयल्टी नहीं रही, इंसानी जान की कदर कीमत नहीं रही, अब वो वैल्यूज़ नहीं रहे। इससे पहले जो है, जैसे एक घर का सरबराह होता है, जब कोई लड़ाई झगड़ा घर में होता है तो घर के सरबराह के पास जाया जाता है और सुलह सफाई कराई जाती है। सो जब मुल्कों के दरमियान ऐसी कोई सिचुएशन आती थी तो या तो नेशंस ऑफ जो है बैठ के बात करते थे, ज़ाहिर है सरबराह उसके बैठ के बात करते थे, या ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था जैसे कमेटियाँ बनाई जाती है, तो वैसे ही एक ऐसा इदारा बनाया जाता था जैसे यूनाइटेड नेशंस, EU, ठीक है। सो अब उन इदारों की भी कोई बात नहीं मान रहा। सो मेरे ख्याल से जो दौर अब आगे आ रहा है उसमें हमें ये सोचने पे मजबूर हो जाना चाहिए और अभी से ही सोचना चाहिए कि आखिर हम किस दौर की तरफ जा रहे हैं। हम इन जदीद आलात को फ़रोग़ तो दे रहे हैं कि बहुत अच्छी है क्योंकि हमें मदद मिल रही है, लेकिन अगर हम इसके लॉन्गर उस पर सोचें आउटकम पे, तो हमारी जगह कहाँ जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? क्या फिर हम रोबोट्स को जाके अपनी शिकायत करेंगे कि जी ऐसा हो रहा है या ऐसा हो गया है, इसका सोल्यूशन दे दे? क्योंकि आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं जी। चीन में पुल के नीचे आबाद अनोखा रिहायशी मंसूबा हज़ारों अफराद बरसों से मुकीम है। अब ये सोचे कि पुल के नीचे आबाद एक ऐसा रिहायशी मंसूबा है जिसके बारे में जानते ही बहुत कम लोग हैं, वहाँ हज़ारों अफराद बरसों से मुकीम भी हैं। चीन के शहर गोयांग में वाक़या शोयोकुसी पुल के नीचे कायम एक मुनफरिद रिहायशी मंसूबा आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। 1997 में तामीर होने वाले इस पुल के 2 साल बाद शहर में सस्ती रिहाइश के लिए ज़मीन की कमी के बायस हुकाम ने पुल के नीचे मौजूद खाली जगह पर कम लागत वाले अपार्टमेंट्स तामीर करने का फैसला किया। अगरचे पुल के ऊपर से गुजरती गाड़ियों की मुसलसल आवाज़ से यहाँ के रहने वालों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी ज़ाहिर डिस्टर्ब तो होती है, लेकिन बेशतर मकीनों का ये कहना है कि शहर के मरकज़ के करीब रिहाइश की सहूलत इस तकलीफ से कहीं ज़्यादा कीमती है। रिहायशियों के मुताबिक वक्त के साथ साथ उन्होंने शोर और वाइब्रेशन को अपनी ज़िंदगी का मामूल समझकर कबूल कर लिया है, जबकि शहर के वस्त में मुनासिब किराए पर रिहाइश मिलना उनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है। और नो डाउट आप सोचेंगे, मतलब आपको कम पैसों में शहर के वस्त में ऐसी जगह मिले जो प्रॉपर बाकी मतलब आसाइशों के मुताबिक सब ठीक ठाक हो, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर हो कि वहाँ पे शोर, क्योंकि पुल के नीचे है, जाहिर सी बात है, तो पुल से गुजरने वाली गाड़ियों की वाइब्रेशन भी उनको सुनाई देती होगी और उनको ज़मीन लरसती हुई भी सुनाई देती होगी, फील होती होगी। बट वो कह रही कि ये जो है वो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको शहर के करीब इतने कम पैसों में इतनी अच्छी जगह रहने को मिली है, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। सो आई थिंक आई कैन फील दैम, मतलब बात तो उनकी बिल्कुल बजा है, बिल्कुल ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 किसने जीत लिया। आई एम श्योर ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसने रात भर जो है वो ये चैम्पियनशिप का फाइनल देखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिन्होंने मेरी तरह नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने सुबह जॉब पे आना होता है, उन्होंने सुबह काम पे आना होता है, उनको हम बता दें कि स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026
फाइनली जीत लिया है। अर्जेंटाइन को शिकस्त देकर आलमी चैंपियन बन गया। वैसे एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत सारे लोगों को मैंने सोशल मीडिया पे सुना। न्यू जर्सी मैड्रिड स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सनसनीखेज फाइनल में अर्जेंटीना को 0-1 से शिकस्त देकर 16 बरस बाद एक बार फिर आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया है। तारीखी मुकाबले और तारीखी कामयाबी के बाद स्पेन ने न सिर्फ वर्ल्ड कप फाइनल, वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया, बल्कि 5 करोड़ अमरीकी डॉलर की रिकॉर्ड इनामी रकम भी हासिल कर ली, जो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा है। न्यू जर्सी में खेले गए फाइनल में दोनों टीमों के दरमियान मुकर्ररा 90 मिनट तक कोई भी गोल न हो सका। इजाफी वक्त के पहले हिस्से में भी मुकाबला सख्त रहा, ताहम 106 मिनट पर फेरान टोरेस ने शानदार गोल करके स्पेन को फैसला कुन बरतरी दिलाई, जो आखिर तक बरकरार रही और स्पेन ने आलमी टाइटल अपने नाम कर लिया। फतेह के साथ ही स्पेन को 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की खतीर इनामी रकम भी दी गई, जिसने इस कामयाबी को मजीद यादगार बना दिया। इधर स्पेन की तारीखी फतह के बाद पूरा मुल्क जश्न में डूबा हुआ है। दारुल हुकूमत मैड्रिड समेत मुख्तलिफ शहरों में लाखों शायकीन रात गए तक सड़कों, चौराहों, पार्कों और अवामी मकामात पर जमा नजर आए। शदीद गर्मी और अगले रोज काम की परवाह किए बगैर शहरी सुर्ख और जर्द कौमी परचम लहराते, नारे गाते और आतिशबाजी के जरिए अपनी खुशी का इजहार करते रहे। रात गए भी दर्जा हरारत तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बावजूद जश्न का जोश व खरोश कम ना हो सका। वैसे क्या बात है, सोचें आप कि हमारा पाकिस्तान हो फीफा वर्ल्ड कप में और वो जीत जाए, क्या आपको इस चीज़ की फ़िक्र होगी कि अगले दिन मंडे है, मैंने काम पे जाना है, मुझे काम करना है? नहीं भाई, मैं तो पूरी रात उस रात जश्न मनाऊंगी, जैसे कि हमें स्पेन में नज़र आया। वेल हाँ, दूसरी जानिब इनफरादी इजाज़ात में फ्रांस के स्टार जो केलियन मुबापे हैं, उन्होंने गोल्डन बूट अपने नाम की। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए और वो वर्ल्ड कप की तारीख में एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया है, जिससे उनकी शानदार कारकर्दगी को आलमी सतह पर सराहा गया। स्पेन की ये फतह न सिर्फ उसकी फुटबॉल तारीख का एक यादगार बाब बन गई है, बल्कि दुनिया भर के शायकीन के लिए भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल एक नाकाबिले फरामोश मुकाबला साबित हुआ है। क्या बात है, मतलब व्हाट अ विक्ट्री। 90 मिनट तक पहले पूरा जो है वो आपने देखा और उसके बीच में कोई जो है वो गोल कर ही नहीं सका। तो जाहिर सी बात है, न सिर्फ वो जो खेलने वाले मैदान में थे उन पे प्रेशर था, बल्कि हर देखने वाली जो आंख थी वो उस वक्त ये प्रेशर फील कर रही थी कि आखिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसमें गोल कौन करेगा। लेकिन वैसे मेरे ख्याल से अगर मैं बोलूँ तो जीत दोनों की ही हुई है, क्योंकि जो 90 मिनट ओरिजिनल टाइम था उसमें कोई भी गोल नहीं कर सका और उसके बाद सिर्फ जो है वो 106 मिनट पे एक गोल किया गया, जो कि स्पेन की जानिब से किया गया और उसी वजह से ही स्पेन को फतह मिली। लेकिन जो इतना ये मुकाबला सख्त रहा कि मतलब 105 मिनट तक कोई गोल नहीं हो सका, पूरे के पूरे मैच में एक भी गोल नहीं था। सोचिए कितना सनसनीखेज मुकाबला रहा होगा और सोचिए जो हम तो देखने वाली आंख तो जाहिर सी बात है फील कर ही सकती है, लेकिन जो उस वक्त मैदान में मौजूद थे सोचिए उन पे कितना प्रेशर होगा। लेकिन असली जीत हुई भी उन्हीं की है। और इसके साथ ही हमारी न्यूज़ का सेगमेंट भी ख़त्म होता है। आपसे ब्रेक लेना चाहूँगी, वापस आऊँगी, अपने गेस्ट के साथ मौजूद होंगी, मुल्क की महंगाई पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि आज न्यूज़ के स्टार्ट में हम आपने आपको जो ख़बर दी थी, जो कि काफ़ी जो है वो अफसोसनाक ख़बर है। जाहिर सी बात है, जैसे पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो वो सिर्फ पेट्रोल तक नहीं रहती, सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक नहीं रहती, बल्कि उसकी वजह से बाकी की सारी ज़िंदगी जो है उस पर भी असर पड़ता है। तो अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, ट्रांसपोर्ट के बढ़ते हुए किरायों, बिजली और गैस के अखराजात और मजमूई मुआशी दबाव जैसे अहम चैलेंजेस से
से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल की बुनियादी वजूहात आखिर क्या हैं, उसके अवाम पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और आने वाले दिनों में मुल्की मईशत के हवाले से हम क्या तवक्कात रख सकते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है वो काफ़ी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की मुआशी सिचुएशन आज नहीं बिगड़ रही है, बल्कि अगर हम आलमी मईशत की बात करें तो जो ईरान, अमेरिका और इसराइल के माबैन जो कशीदगी चल रही है उसकी वजह से आलमी मईशतें सारी ही तबाही के दहाने पर खड़ी हैं। लेकिन आखिर पाकिस्तान इससे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हमें नज़र क्यों आ रहा है? क्योंकि पेट्रोल की मसनूआत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से इसमें की कीमतों में बढ़ावा नज़र आया है, बाकी कंट्रीज़ में शायद उतनी तेज़ी से उतनी जल्दी जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बाकी सारी चीज़ें भी महंगी हो जाती है। अब हम हमेशा यही बात करते होते हैं कि आखिर जो गरीब आदमी हैं वो क्या करें। चले मैं और आप भी किसी न किसी तरह मैनेज कर लेंगे। चले जो हम बहुत अगर एक्स्ट्रा एक करते होते हैं ख़र्चा, वो थोड़ा कम करके एटलीस्ट अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पे लगा देंगे। लेकिन जॉब पे जाने के लिए भी आपको जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। आने जाने के लिए गरीब घरानों के जो बच्चे होते हैं वो लोकल वैन्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो बाइक होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इस तरह की जो भी है, लेकिन ख़र्चा जो है वो फिर भी उन पर ज़्यादा होता है। और अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि अपने बच्चों को कहें कि जी आप स्कूल ना जाए, जाहिर सी बात है उनको स्कूल छोड़ना होता है, वो भी एक मसला है। लेकिन साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ें भी फिर महंगी हो जाती है ना। वो सिर्फ़ और सिर्फ उन किरायों की अगर हम बात करें सिर्फ वो नहीं महंगी होती, बल्कि रोज़मर्रा का जो राशन होता है, जो खुराक का सामान होता है वो भी महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मुआशी जो उनकी सूरत हाल है वो काफ़ी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम है, हुमायूं इकबाल शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम टू द प्रोग्राम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। मौजूदा जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या चल रहा है? जैसे ही खाम माल की जो कीमतें हैं वो आलमी मंडी में बढ़ती हैं, हम एक मिनट भी नहीं लगाते हैं और उसको बढ़ा देते हैं। डोंट यू थिंक कि एटलीस्ट हमारे पास इतने रिजर्व होने चाहिए हैं कि एटलीस्ट हम एक महीना तो कम से कम गुजारा कर लें? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इसमें बहुत सारी जहतें हैं एक्चुअली इसकी, इस बात की कि क्यों हमारे यहाँ होता है। अब इस वक्त बात यह है कि हमारी जो इकानमी है वो बुनियादी तौर पर इम्पोर्ट लेड इकानमी है। हम तकरीबन हर चीज़, यानी इवन खाने पीने की बहुत सी चीज़ें हम जो दरामद करते हैं। मसलन दाल, आप हैरान होंगी कि जो दालें हैं जो आम आदमी खाता है उसका 70% तकरीबन हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है। तो हमारे यहाँ तो बुनियादी एक्सपोर्ट तो आपको होता है मैन पावर एक्सपोर्ट है, जो लोग बाहर जाते हैं। तो या थोड़ा बहुत हमारा टेक्सटाइल का सेक्टर है, इसके अलावा तो है ही नहीं। अब होता ये है कि जब भी इन चीज़ों का, फिर हमने एक जो चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ की, जो मैं हमेशा से कहता रहा, मैंने अगर आप मेरे प्रोग्रामों को वाच करें कि 2020 से लेकर बल्कि 2018 से लेकर के पाके मुझे लग रहा था कि हम सिक्के की, अपनी रुपये की करेंसी को घटाएंगे, और वो हमने उसको किया, डिवैल्यू किया। और मैं इसके बड़ा ख़िलाफ़ था, क्योंकि फिर वही बात है, क्योंकि आपकी देखें ना, आपकी इंपोर्ट तो आपकी एक्सपोर्ट से डबल है। इसका मतलब है कि अगर आप करेंसी को गिराएंगे तो इसका मतलब है आपका जो इंपोर्ट बिल है वो डबल हो जाएगा। और उसी का नतीजा ये हुआ है कि वो एक मुल्क में, आपको मालूम है, एक वक्त हुआ कि 30% तक आपका इन्फ्लेशन गया। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमने अपनी करेंसी को जो है बिल्कुल शुत्र बेमार छोड़ दिया, बल्कि ये कहते रहे कि नहीं 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 ये तो हमारी ज़्यादा है, ज़्यादा है। उस चक्कर में हमने उसको किया। अब जो आपने जब बात की, इसके अलावा जो आजकल जो अभी सिनेरियो बना है, ये जो बहुत ज़्यादा एक आया, वो तो आया ये जंग से, जो गल्फ़ में चल रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान। इसराइल भी इसमें बुनियादी तौर पर तो इसराइली की शरारत थी ये जो स्टार्ट हुआ, लेकिन वो ख़ुद तो अब आराम से बैठ गया और ये चल गया, पूरी दुनिया को एक धकेल दिया गया। अब नया हॉर्मज़ से यहाँ तकरीबन 20% के करीब दुनिया का ऑयल गुजरता है, और सबसे ज़्यादा ऑयल जो हम ख़ास तौर पर जो ऑयल मंगाते हैं, UAE, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वो ज़्यादातर इसी रूट से आता था, बल्कि एशिया पूरे में इसी रूट पे ज़्यादा जाता है। अच्छा, अब होता ये है कि ये जो हमने ऑयल जब हमारा आता था तो वो अब वो उसकी जो बंद होने की वजह से, ये जो आपका ये जो अब नया हॉर्मज़ थी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है, उसकी वजह से वो ऑयल की सप्लाई कम हो गई। फिर वहाँ पर ईरान ने काफ़ी फायर भी किए, मिसाइल वगैरह, कुछ उनके जो पेट्रोकेमिकल के जो प्लांट थे उनको भी निशाना बनाया गया। उसका नतीजा ये हुआ है कि वो जो सप्लाई
साइड बड़ी वीक हो गई। अब वो सप्लाई साइड वीक होने की वजह से डेफिनेटली आपको फिर वो ऑयल तो आप देख लीजिए, आज मैं देख रहा था कि $90 पर चला गया ब्रेंट ऑयल, जो कि $70 से नीचे आ चुका था। यानी एक्चुअली जब जंग से पहले तो मेरा ख्याल है 65-64 इस पे चल रहा था। तो आप ये देख लीजिए तकरीबन 50% इजाफा हो चुका उसके अंदर भी। अब ये सूरत हाल कब तक रहती है, क्योंकि जंग को तो लग रहा है एक्सेलरेट हो रही है। सर सवाल का जो दूसरा हिस्सा था ना, उसमें हमारे पास आखिर रिजर्व्स क्यों नहीं होते? 1 महीने तक के रिजर्व्स अगर हम जैसे ही खाम तेल की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी में देखते हैं, उसके अगले ही दिन फौरी तौर पे हम अपनी तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं। क्या हमारे पास एटलीस्ट 1 वीक या 15 दिन या 1 महीने इतने तक का वेट करने का टाइम नहीं होता? नहीं, 30 डेज़ के हमारे पास रिजर्व होते हैं। 30 डेज़ हम रखते हैं रिजर्व को, इसमें कोई शक नहीं, 30 डेज़ के होते हैं। लेकिन ये है कि हुकूमत को थोड़ी सी अपनी इकनॉमिक जो सूरत हाल है उसकी शायद वो उतनी ज़्यादा वो नहीं है, तो वो फिर जो जिस चीज़ को कम किया जाना चाहिए था, मसलन अब आपने पेट्रोलियम लेवी है वो तकरीबन 100 रुपया लीटर पे आप तकरीबन चार्ज कर रहे हैं। अब वो कहने को तो ये डेवलपमेंटल लेवी है, और डेवलपमेंटल का मतलब था कि ऑयल की जो एक्सप्लोरेशन होएगी उसके लिए ये काम आएगी, उसके लिए तो ये कोई काम नहीं आ रही। तो पता है इसको आपने वो जो आपका FBR का जो टारगेट, एक एम्बिशियस टारगेट आपने रखा होता है और वो टारगेट पूरा नहीं होता, तो फिर आप उसको ये नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसको लेवी होती है इसमें आप इजाफा कर देते हैं। अब अगर उसको भी आप तकरीबन 100 रुपया वो है, अगर आपका तकरीबन कोई 30-35 रुपए के आपका तकरीबन 30-35 रुपए के दीगर टैक्सेस हैं जिसको आप कह सकते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, ये सारे कर दें तो ये तकरीबन 150 मेरा ख्याल है कोई 150 रुपए के तकरीबन पर लीटर गवर्नमेंट जो है वो ले रही है टैक्सेस इसके ऊपर। तो वो टैक्सेस को इसलिए नहीं छोड़ सकती कि वो आपका FBR का टारगेट भी इतने उसमें आता है, फिर आपका जो है ये तो वो ये एक्चुअली ये वैसे भी पेट्रोलियम और गैस, ये एनर्जी ऐसा सेक्टर है जो हुकूमत के लिए एक बड़ी सोने की चिड़िया बनी हुई जब चाहे इसमें, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ी सी 1% भी इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ का आपको प्रॉफिट मिलता है। तो वो इसलिए वो हुकूमत जो है वो उतनी वो नहीं है, वेलफेयर माइंडेड तो नहीं है वो तो। सर इसी से हाँ, वेलफेयर माइंड आपने खुद ही बता दिया कि नहीं है। आप ये जो बजट चले, अगर हम बात करें जो बजट हमारे सामने आया था, आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? इस बजट में जिन जिन चीज़ों पर टैक्स लगाया गया, इवन बच्चों की जो एजुकेशन की बेसिक नेसेसिटी है, अगर हम स्टेशनरी की बात करें तो उस तक को नहीं बख्शा गया। आम आदमी जो एक आम दुकानदार है, चलिए ये कह रहे हैं कि वो पहले चूंकि एक रजिस्टर्ड फॉर्म में नहीं थे इसलिए उनको एक रेगुलर अथॉरिटी के अंडर लाने के लिए, तो फिर मुझे मेरा ये सवाल बनता है कि जिस दिन बजट जो है के बाद की जो प्रेस ब्रीफिंग्स थी उसमें से ये बात सामने आई थी कि 95 अरब के करीब सासा लोगों के पास मौजूद था जो कि टैक्स देना उनको चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो आखिर उस टाइम पे उनको रेगुलेट करने की बारी जब आती है तो फिर कहाँ जाते हैं आप? देखें, ये जो बात आपने बड़ी अच्छी बात कही है। आप क्योंकि आप पहले भी चैनल्स पर आप रही हो तो आपको याद है कि मैं जो प्रोग्रामों में आता रहा हूँ आप ही के चैनलों पर, उस वक्त मैं ये जो टैक्सेस, जिस तरीके से जो टैक्सेस पिछले 2-3 साल से हमने जो एक टैक्सेस को बढ़ा के ये समझते हैं, उसको ये हम ये समझते हैं कि टैक्सेस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। और मैं ये 2-3 साल से ये सीख रहा हूँ कि ये टैक्सेस बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं, रेवेन्यू कम होगा। और वही हुआ, टैक्सेस का रेवेन्यू कम हो गया आपका। अगर आप देखें तो आपका लास्ट ईयर जो आपका टैक्स रेवेन्यू है वो मैं ये कहता हूँ नेगेटिव में गया। हुकूमत ने कहा कि हमने 11% बढ़ाया, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि ये नेगेटिव में था, आपकी ग्रोथ नेगेटिव में थी, इसलिए कि 10.5 कोई बताया था उन्होंने कि हमने टैक्स में इजाफा किया है, और जबकि 11% जो है सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ा है आपका। प्लस इसके अलावा जो आपने तकरीबन जो GDP ग्रोथ देखें, जो GDP ग्रोथ आपकी वो 3.5 तकरीबन 4%, और अगर आप ये उसको ये ले लें यहाँ पर जो 11%, ये तो तकरीबन आपका 15% के करीब तो ऑटोमेटिक ग्रोथ होनी चाहिए थी उसके अंदर। ऑटोमेटिकली उसकी इतनी इंक्रीज तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन वो 15% की बजाय 11% हुई है। इसका मतलब है कि आपकी जो, और फिर जो एडिशनल टैक्सेस आपने लगाए, लास्ट ईयर आपने तकरीबन 1600 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस लगाए थे, अगर वो निकाल दें आप में से तो आपका तकरीबन मैं ये समझता हूँ
नेगेटिव ग्रोथ जो है वो 10% से ज़्यादा हुई है। तो ये कहना, और फिर आपकी जीडीपी नहीं बढ़ रही, आपकी उसका नतीजा ये एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, आपका रेवेन्यू, जीडीपी नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा आपका? तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की गर्दन में हाथ डाल के जब आप निकालेंगे, टैक्सेस ऐसे नहीं होते। टैक्सेस, इससे आपने पूरा अपनी इंडस्ट्री तबाह कर लिया, आपने अपना बिजनेस तबाह कर लिया। अब उसका नतीजा, अच्छा जिन चीज़ों के ऊपर, अब ये आपने एक बड़ी सी बात की, कुछ लोग, ये हकीकत है, कुछ सेक्टर्स हैं, मसलन आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अब एग्रीकल्चर में आपको मालूम है बड़े बड़े जो खानदान है वो सारे पार्लियामेंट के अंदर है। वो नतीजा ये है कि वो तो हाथ नहीं रखने देते। अच्छा, फिर उसके बाद अभी आपने बड़ी मुश्किल से अभी आपने पाटा के ऊपर टैक्स का वो पास किया, लेकिन वहाँ भी आप देखें तो वहाँ भी एक इमेजिन शुरू हो चुका है कि जनाब ये वहाँ पर क्यों हो जाए। हालांकि वहाँ जो बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप वहाँ उन इलाकों में जाएँ तो आपको लैंड क्रूजर लोग लेके फिर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो गरीब लोग हैं, टैक्सेस नहीं भरते। तो ये तो एक मतलब मजाक करने वाली बात है कि जिसके पास यहाँ साइकिल भी नहीं है वो टैक्स पे कर रहा है, जो उसके बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं होता तो वो जो माँ दवाइयाँ खाती है उसके ऊपर भी टैक्स लग गया। तो मेरा मतलब है पैदा होने से पहले उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो आप एक तरफ इस किस्म की करेंगे तो देखें, ग्रोथ करने के लिए जब तक ग्रोथ नहीं होगी आपका हर चीज़, देखें दुनिया में ये एक जो कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा टैक्स लगाने से आपको रेवेन्यू, बिल्कुल गलत बात है। दुनिया में वो मालिक जिन्होंने सबसे कम टैक्स लगाया, यूएई आप देख लीजिए, टैक्स वहाँ बहुत कम है। लग्जमबर्ग हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, स्विट्जरलैंड में शायद उतना नहीं है, लेकिन सिंगापुर है, इस तरह के कई मालिक हैं कि जिन्होंने टैक्स हेवन बनाया उन्होंने। वहाँ देखिए वो दुनिया की हाईएस्ट, उनकी जो पर कैपिटा है वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है वहाँ पर। तो उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं ग्रोथ करो, ग्रोथ करो। जब ग्रोथ होगी तो खुद ब खुद टैक्स है। अगर आप देखें, आप एक आदमी से 15 रुपए ले लें या आप 100 आदमियों से 1-1 रुपया करके ले लेंगे तो वो आपका वो 100 रुपया बन जाएगा, और एक आदमी को पकड़ लेंगे तो 15 रुपये मिलेंगे आपको। तो ये कॉन्सेप्ट, लेकिन अब हुकूमत इन चीज़ों को अगर नहीं समझती नहीं है या समझना चाहती नहीं है तो मुझे तो इसलिए फिर वो टैक्स का फिर ये तो पेट्रोल पे लगा देंगे, लेवी नहीं बढ़ कम करेंगे, और ये इस तरह का तो चलता है। अगर हम इस वक्त बात करें, जो बजट आया था जिसकी वजह से बहुत सारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो बहुत बैडली हर्ट हुई हैं। इनफैक्ट अब जो वो एक रुझान पाया जा रहा था कि शायद लोग अब ज़्यादा करेंगे, इस बजट के बाद हमें ये लगा था कि शायद लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ आना चाहेंगे, लोग ज़्यादा अब जो है इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में ही। अब वो उसका रुझान अब हमें कम नज़र आ रहा है, क्योंकि लोगों से जब भी आप बात करो यही सुनने में मिलता है कि आखिर अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरे पे इतने ज़्यादा टैक्सेस होंगे, और उसके बाद टैक्स के बाद अगर सपोज मैं वो कर भी जाता हूं तो चूंकि बिल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा होने हैं और उस पर भी इनफैक्ट बिल्स, सो बेसिकली हम हर चीज़ पे ही टैक्स देते हैं ना, चाहे हमने एक बार सारा कुछ कर भी लिया उसके बावजूद हमें टैक्स जो है, अब सपोज मैंने सैलरी ले ली, मैंने सैलरी पे टैक्स दे दिया, उसके बाद मैं जो चीज़ खरीदूंगी मैं तब भी टैक्स दूंगी, राइट। तो उसी तरह जब एक इंडस्ट्री वो लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तब भी सेम सिचुएशन आती है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को कितना बड़ा धचका लगा है इस बजट में? नहीं, कोई नया धचका नहीं लगा, क्योंकि वो जो थोड़े बहुत कंसेशंस की दी गई वो बड़े पैमाने पर कुछ थोड़ा सा दिया गया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो मैक्रो उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कोई, अलबत्ता कुछ स्मॉल लोन्स की बात की गई है कि कुछ स्मॉल लोन्स मिलेंगे, वो भी प्रोविंशियल लेवल पर पंजाब ने थोड़ा बहुत काम किया इसके ऊपर कि वो छोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए, छोटे बिजनेस के लिए काम करे। तो ये मेरा ख्याल है बाकी सूबे भी करें, क्योंकि असल में अब मसला एक चीज़ हो चुका है, 18th अमेंडमेंट में जो इंडस्ट्री है वो आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है। तो वो ये भी एक हमारे यहाँ खिचड़ी बन चुकी है ना, कि ये नहीं पता लगता कि ये सब्जेक्ट है किसके पास। जब से 18th अमेंडमेंट के बाद ये हुआ कि कोई एक सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं रही, अब हर सूबा अपनी अपनी वो है मनमानी है कि किसी की कोई प्रायोरिटी है, किसी की दूसरी प्रायोरिटी है। तो उस वजह से भी ये एक बड़ा एक जॉब पैदा हुआ है। फिर आपको ये चीज़ें हैं तो, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा उनको कोई ऐसी मुराद नहीं है, लेकिन असल देखें 2-3 चीज़ें, टैक्सेस तो आपने अभी तक कम नहीं किए ना, टैक्सेस आपने तो कम नहीं किए, सिर्फ उसकी कोई शायद सुपर टैक्स की थोड़ी बहुत हमने शरह कम की है उसकी, तो वो जो छोटा इन्वेस्टर है वो तो सुपर टैक्स नहीं देता, तो उसके लिए तो नहीं है। उसके लिए तो बुनियादी तौर के ऊपर ये चीज़ें कि छोटी छोटी जो चीज़ें उसकी देखें ना, अभी वो हमारे यहाँ तो ये होता है छोटा एंटरप्रेन्योर, अभी वो उसकी फैक्ट्री लग के अभी जिस दिन वो स्टार्ट होती है उसी दिन टैक्स वाले आ जाते हैं, बल्कि एक टैक्स वाले नहीं होते, वो लेबर वाले भी आ जाते हैं, प्रोविंशियल वाले भी आ जाएंगे, लोकल भी आ जाएंगे, वो सारे आएंगे खाने के। वो कहता है यार अभी तो मैंने कमाना भी नहीं शुरू किया, अभी तो पैसे ही लगा है मेरा, तो आप यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे आ जाए, तो वो देखें और कुछ भी ना करे वो। अगर मैं कहता हूँ वो कोई टैक्स ना दे, अगर वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो है वो 5-7 लोगों को रोजगार दे रहा है ना, तो ये भी बहुत है। यही बात हम भी करना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट उनको आप जगह तो दें कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो उन्हें जगह तो दे कि वो करें। अब हम अगर बात करें अभी रिसेंट सिचुएशन
सिचुएशन जो हम पे आ चुकी है, हुकूमत का ये बताना कि अब हम रोज़ पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आप लोगों को बताएंगे। अभी तक इसका वैसे ताहाल अभी फ़िलहाल जारी नहीं हुई है ऐसी, लेकिन उनका सिर्फ ये नोटिफाई करना, आपको क्या लगता है कि कितनी एक ख़तरनाक बात हो सकती है? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अनकरीब पेट्रोल हमें 500 रुपए का भी मिल सकता है? बात ये है कि इनका तो ये तो वैसे वो कह रहे हैं ना कि आप वो मतलब वो एक होता है ना ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है। मैं तो ये कहूँगा कि आप मज़ीद आप इस चीज़ को करें और डीरेगुलेट का इनका बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको डीरेगुलेट कर दें सेक्टर को, कि मतलब प्राइवेट जो पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं वो खुद डिसाइड करें कि कितने का आएगा। ये देखें, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एक हकीकी कंपटीशन है ना वो बहुत कम, सिर्फ एक शायद टेलीकॉम सेक्टर ऐसा है जिसमें कोई थोड़ा सा आपको हकीकी कंपटीशन नज़र आता है। वो भी अब वो मर्जरिंग इतनी ज़्यादा हो रही है उनकी भी आपस में, आपको मालूम है कि कई मिल चुके हैं, टेलीनॉर मिल गया, दूसरा वारिद मिल गया, तो उसका नतीजा ये हुआ है कि वो भी अब वहाँ पर भी कंपटीशन, वो कंपटीशन नहीं रहा, नतीजा ये वहाँ भी। लेकिन बाकी ये जो ऑयल सेक्टर है, मैं नहीं समझता हूँ कि अभी हमारी इतना हुआ। आपने देखा लास्ट टाइम हमने ये जो गंदम थी उसको डीरेगुलेट करने की कोशिश की और उस वक्त तो हमने 1 साल तो हमने कंट्रोल कर लिया है, अगले साल आप देखें क्या हुआ, देखें एकदम बढ़ गया। तो ये पाकिस्तान में मैं नहीं समझता हूँ कि ये अभी चल सकता है, और ख़ासतौर पर इतनी पैनिकल सिचुएशन के अंदर जो आज गुजर रही है, जो मौजूदा में है, उसमें तो बिल्कुल आलमी सिचुएशन है, जाहिर सी बात है उसका इसमें तो बिल्कुल भी ऐसी चीज करना, खुदकशी करने की बात है। थैंक यू सो वेरी मच सर आपके टाइम देने का। और फिर हमने एक तफसीली डिस्कशन की जिसमें हमें कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आई सोल्यूशन की तरफ हम जा सके। फ़िलहाल जो सिचुएशन इस वक्त आलमी तौर पर हमें देखने में मिल रही है, पाकिस्तान भी उसी से जाहिर सी बात है गुजर रहा है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर हमें आलमी तौर पर अमन मिलता है तो शायद पाकिस्तान में भी मुआशी जो चैलेंजेस हैं उससे हम निपट सके और एक बेहतर सिचुएशन हमारे सामने आ सके। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगी, हेडलाइंस का वक्त हो जाते हैं, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। और खुशगवार मौसम हो तो हम आपको मौसम की खबर कैसे ना दें। आज चूँकि ज़ाहिर है मौसम खूबसूरत हो गया है, आबरालूद है, रात को बारिश का सीन तो बन रहा था लेकिन फिर भी बरसने का कोई दिल जो है वो नहीं था आसमान का, क्योंकि पिछले 2 दिन से मौसम तो बन जाता है लेकिन बारिश का चूँकि बरसने का दिल नहीं होता आसमान का, तो बरसात नहीं होती। लेकिन आज चूँकि हमने देखी बारिश हुई सुबह सुबह, और इनफैक्ट इतनी अच्छी खासी बारिश हुई कि जो ऑफिस लोग आ रहे थे वो भी काफ़ी भीगे हुए आ रहे थे। तो हमने भी सोचा कि आपको भी थोड़ा सा मौसम का हाल बताते हैं। हमारे एम न्यूज़ के नुमाइंदे अरसलान से हम जानते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद की शहर इक़्तिदार के मौसम के बारे में हमें क्या डिटेल्स देंगे। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अरसलान से हम दोबारा लाइन जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैसे ही जब भी बारिश का मौसम होता है तो हम ना इंटरनेट पर रिलाई कर सकते हैं और ना ही सिग्नल्स पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमेशा जो है वो हमें इंसानी जो जान होती है सिर्फ उसी पे भरोसा होता है। लेकिन जाहिर सी बात है हमें टेक्निकल सपोर्ट लेनी पड़ती है, तो उस वजह से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, लेकिन हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से तो मैं ये जानना चाहूँगी, जो इस्लामाबाद में हैं वो तो इस अच्छे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके वीकेंड था, तो वीकेंड पे बहुत सारे लोग ने नारान कागान यानी कि गलियात का विज़िट किया। अब जो हमारी प्रोड्यूसर साहिबा थी इनफैक्ट वो भी स्वाद गई और उन्होंने वहाँ का नज़ारा जब हमें फ़ोन के थ्रू कैप्चर करके भेजा तो मेरा भी बहुत दिल हुआ कि मैं क्यों नहीं गई। लेकिन आई एम श्योर आप बहुत सारे लोग जो हैं अपने फैमिलीज़ के हमरा गए होंगे, गलियात का विज़िट किया होगा, या शायद बहुत सारे लोग आज वापस आ रहे होंगे, मंडे की छुट्टी ली होगी, क्योंकि ये होता है कि ऐसी जगह पे इंसान जाए जो एक आध छुट्टी तो बनती है। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी अरसलान, आगाह कीजिएगा हमें मौसम के हाल से। आज इस्लामाबाद का मौसम क्या बता रहा है?
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद ख़ुद जितना खूबसूरत है उसी तरह जो है इस्लामाबाद का मौसम भी आज इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसी खूबसूरत मौसम के बाइस शहर इक़्तिदार जो है वो एक बार फिर से शहर बेमिसाल का मंज़र पेश कर रहा है। इस वक्त शहर इक़्तिदार के मौसम की हम बात करें तो सुबह के वक्त बारिश का ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज़ बारिश जो है वो होती हुई दिखाई दी। इस वक्त भी शहर इक़्तिदार में गहरे बादलों का राज है, जबकि ठंडी हवाएं भी जो हैं वो चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर इक़्तिदार में शाम के औकात में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। और महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज 55% तक जो है वो बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों की हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी शहर इक़्तिदार में बादलों का राज रहा, हवाएं चलती रही, लेकिन उस तरह से बारिश होती हुई हमें दिखाई नहीं दी और सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जो है वो जारी रहा। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी शहर इक़्तिदार में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक 30% तक कल के रोज़ जो है वो बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। आज होने वाली बारिश के बाइस सड़कें जो हैं वो जगह जगह तालाब का मंजर भी पेश करने लगी। इस वक्त भी मारगला की पहाड़ियों की बात करें तो मारगला की पहाड़ियों पर भी जो है वो गहरे बादलों का राज है और मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है। शहर इक़्तिदार का गर्मी का जोर जो है वो टूट चुका है। इस वक्त शहर इक़्तिदार में दर्जा हिस्सों की बात, अगर मैं मुल्क के बाकी हिस्सों के बारे में पूछना चाहूँ तो क्या अपडेट है आपके पास कि मुल्क के किन किन हिस्सों में बारिशें हुई हैं अब तक? 36 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है वो आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। मौसम काफ़ी खुशगवार है, शहरियों के चेहरे भी जो हैं वो खिल उठे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद गर्मी का जोर टूट चुका है। लेकिन जिधर हम मौसम के खुशगवार होने की बातें कर रहे हैं उधर ही इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है शहरियों के लिए। इन मानसून बारिशों के पेश नज़र जो नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी भी आ सकती है और इंतज़ामिया ने शहरियों के लिए सख्त हदायत भी जारी की हैं कि वो ट्रैवल करते हुए इंतज़ामी हदायत पर जो है वो अमल दरामद करें। गुज़िश्ता साल भी जो है वो कुछ नाखुशगवार वाक़यात जो हैं वो मानसून बारिशों के बाइस शहर इक़्तिदार में देखने को मिले थे। इसी तरह मुल्क के दीगर इलाकों की भी कुछ इसी तरह। अगर मैं आपको पूछना चाहूँ कि किन इलाकों में इस वक्त तुग़यानी या फिर इस तरह की सिचुएशन की महकमा मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई है या फिर उनको अलर्ट किया गया है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ इस बार भी खुदा न ख्वास्ता हमें सैलाब की सूरत हाल जो हैं वो दरपेश हो सकती है? क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था कि सैलाब से बहुत सारे घर उजड़ गए थे, बहुत सारे गाँव जो हैं वो पूरे के पूरे बह कर चले गए थे। सो हम चाहेंगे कि हमारी वजह से अगर थोड़ी बहुत अवेयरनेस भी आए और आवाम को एटलीस्ट पहले से ये बात पता चले तो वो पहले से ख़बरदार हो जाए और एहतियाती तदबीर अपना ले। तो कौन से इलाकों का कहा गया है महकमा मौसमियात की जानिब से? इस वक्त जाहिर सी बात है जब भी बारिशें होती हैं तो हम पाकिस्तान में हमेशा इसी चीज़ की हमें तशवीश होनी शुरू हो जाती है कि कहीं खुदा ना ख्वास्ता ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से हमें जानी और माली नुकसान हो। और बहुत अफसोस के साथ हमें हमेशा ये कहना पड़ता है कि जब भी मानसून का सिलसिला शुरू होता है तो ये बात बहुत ही ज़्यादा जो है अलार्मिंग सी हो जाती है। सो अरसलान बताइएगा इस वक्त महकमा मौसमियात की तरफ से किन किन इलाकों को ख़बरदार किया गया है कि खुदा न ख्वास्ता वहाँ सैलाबी सूरत हाल जो है वो पेश आ सकती है? जी बिल्कुल, जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर एक तो लैंडस्लाइडिंग का ख़दशा जो है वो ज़ाहिर किया गया है और जो केपी के कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी लैंडस्लाइडिंग का ख़दशा महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किया गया है। और जो दरियाओं में तुग़यानी के बाइस जो है वो सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को सख्त हदायत भी इस मौका पर जारी की हैं। जो शहरी इस मौसम में जो घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं उनको सख्त हदायत
जारी की गई हैं कि वो सफ़र करते वक्त एहतियात करें, बल्कि इन दिनों में सफ़र ना ही करें। शहर इक़्तिदार की हम बात करें तो गुज़िश्ता साल भी शहर इक़्तिदार में कुछ नाखुशगवार वाक़यात जो हैं वो सैलाबी सूरत हाल के बाइस पेश आए थे, जिसमें गालिबन DHA या बैरियर टाउन में एक सैलाब के बाइस एक फैमिली की गाड़ी जो है वो स्टक हो गई थी, जिसमें काफ़ी जो है उसके बाद एक ऑपरेशन भी हमें देखने को मिला था। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो सिर्फ दरियाओं में नहीं या बलाई इलाकों में नहीं बल्कि शहर इक़्तिदार जैसे शहर में भी पैदा हो जाती हैं। तो इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को सख्त हदायत भी जारी की गई हैं कि वो सफ़र करते वक्त ख़ास तौर पर एहतियात करें। आज सुबह भी जब ये बारिश शहर इक़्तिदार के कई इलाकों में ये कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई, तो आज सुबह भी मैं जब घर से ऑफिस की तरफ आ रहा था तो रास्ते में जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ था और सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर जो है वो पेश कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैं पिंडी से इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुआ तो मेरे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। इस्लामाबाद में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। पिंडी में जो है वो जगह जगह पर जो है वो सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थी, लेकिन इस्लामाबाद में कहीं भी पानी खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। इसीलिए हम शहर इक़्तिदार को शहर बेमिसाल भी कहते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम शहर इक़्तिदार जैसे शहर में रह रहे हैं। लेकिन जिधर हम एक तरफ इस मौसम के खुशगवार होने या इंजॉय करने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें इन कुदरती आफात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए और अल्लाह से दुआ है कि हमें अल्लाह इन कुदरती आफात से बचाए। आमीन। थैंक यू सो वेरी मच अरसलान, बहुत डिटेल अपडेट दी आपने और बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि जब भी मानसून का सिलसिला शुरू होता है तो जाहिर सी बात है गर्मी का ज़ोर तो टूट जाता है, तो हम खुश ज़रूर होते हैं। इसलिए बहुत सारे फैमिलीज़ जो हैं वो आउटिंग्स के लिए निकल जाती हैं और पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, गलियात का रुख किया जाता है। लेकिन बहुत सारी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो हम उसमें लैग कर जाते हैं, वो भूल जाते हैं। खुशी इतनी होती है जाने की कि हम ना तो अपनी गाड़ी की हिफाजती सामान लेके जाते हैं साथ, ना ही जो है अपनी हिफाजत का सामान लेके जाते हैं। सो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जब भी आप गलियात का रुख करें, स्पेशली मानसून के दिनों में, तो आपने लैंडस्लाइडिंग का भी ध्यान रखना है। अपनी गाड़ी के लिए आपकी जो फॉग लाइट है वो होनी चाहिए, साथ जंजीरें रख लिया करें और साथ ही किसी भी नाले में गाड़ी नहीं गुजारनी है, आपने एहतियात ज़रूर करनी है। छोटी सी ब्रेक लेना चाहूँगी, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाएँ, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कैसे हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो बेसिकली हमारे मुआशरे में जो हो रहा है उसकी अक्कासी भी करती है और किसी न किसी हद तक वो इन्फ्लुएंस भी करती है हमारे मुआशरे को। आपकी आज मुलाकात कराना चाहेंगे हमारे जो जाहिर सी बात है आजकल बहुत सारे न्यू कमर्स को जो है वो भी जगह मिल रही है, लेकिन बहुत सारे टैलेंट को जगह मिल रही है जो कि टैलेंट जो है पहचानने वाले की आंख चाहिए होती है। इससे पहले जो है ये एक था, ये सोच पाई जाती थी कि शायद इंडस्ट्री में भी, हमारी इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म चलती है और अगर आप मेरिट पे नहीं भी है तो भी आपकी जान पहचान है तो आपको मिल जाएगा रोल। लेकिन आज जो जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे वो टैलेंट है। टैलेंट किस सिमरे में है कि न सिर्फ वो आपकी टीवी स्क्रीन्स पर ड्रामों के ज़रिए उजागर होते हैं बल्कि वो रेडियो की दुनिया में भी अपना अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं। वो आज भी रेडियो ब्रॉडकास्टर है और जाहिर सी बात है मैं भी रेडियो ब्रॉडकास्टर रह चुकी हूँ। सो इसकी अहमियत क्या होती है, इसकी इफादियत क्या होती है कि हम जब यहाँ स्क्रीन पर बैठे होते हैं तो शायद मैं अपनी प्रेजेंटेशन से और मैं अपने एक्सप्रेशन से आपकी अटेंशन ग्रैब कर सकती हूँ, लेकिन एक रेडियो आर्टिस्ट वही होता है जो सिर्फ टैलेंट की बुनियाद पर अपनी आवाज़ के जादू से लोगों की अटेंशन ग्रैब करता है। सो ये वो इनका जो नाम है वो उन कह सकते हैं माया नाज लोगों में जाना जाता है जो रेडियो के ज़रिए अपना आवाज़ का जादू जगाते हैं। वॉइस आर्टिस्ट भी हैं, बहुत सारे वॉइस ओवर्स कर चुके हैं, बहुत सारे इनके एड्स पे भी इनके वॉइस ओवर्स जो हैं वो चलते रहते हैं। इनसे जानना चाहेंगे इनकी कहानी, कैसे एक रेडियो जॉकी से, एक रेडियो ब्रॉडकास्टर से, इनकी ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर अब तक एक प्रोफेशनल ड्रामा आर्टिस्ट हैं। इनसे जानेंगे इनकी कहानी।
आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है अदील खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो वेरी मच अदील, टाइम देने के pleasure, लिए। my आई नो pleasure. यू आर वेरी बिजी पर्सन। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो सारी आवाम जानना चाहेंगी, जाहिर सी बात है, जंजीरे का प्रोजेक्ट, राइट, आजकल इट्स ऑन टॉप ट्रेंड। कौन ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जो इस पाकिस्तान से बाहर भी इनफैक्ट लोग देख रहे हैं, सो कौन नहीं देख रहा है। ड्रामे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, बहुत खूबसूरती से उसको जो है वो कैप्चर किया गया है। बताइए पूरे प्रोजेक्ट में आपको जो है वो कितना टाइम लगा करने में, और आपने ये ड्रामा जो है एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि जाहिर सी बात है स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, एम न्यूज़ का बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने का। जहाँ तक बात जंजीरे की है, जंजीरे इज़ नो डाउट बहुत ज़्यादा हाइप है उसकी अक्रॉस द बॉर्डर, और जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जहाँ जहाँ उर्दू या हिंदी को समझा जाता है, वहाँ पर इसकी व्यूअरशिप मौजूद है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक तो आप देख लेना कि एक तसलसल के साथ जो जितने भी बड़े टीवी चैनल्स हैं, उनका जो मकसद या उनका जो टॉपिक रहा है पिछले चंद सालों में, वो सास बहू और यही झगड़े और कैसे घर तोड़ना है, कैसे घर ख़राब करना है, सो ओवरऑल चीज़ें जो है वो यही रही हैं। लेकिन ये एक बड़ा डिफरेंट किस्म का प्रोजेक्ट है। जंजीरे के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑब्वियसली आप किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें, ड्रामे की बात करें, स्क्रिप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन उससे डबल इम्पॉर्टेंट होती है। जिस तरीके से शहजाद भाई ने, शहजाद कश्मीरी ने, और मेरे ख्याल से जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो इस नाम से जो है ना वो वाकिफ़ है, उनको पता है कि एक हिस्ट्री के अंदर हिट ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने दिए हैं। परिजाद उनका ड्रामा जो है वो रिसेंटली हिट था, और उसके बाद मैंने उनको ज्वाइन किया नीम ड्रामे के अंदर। मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो एज आ मेजर कास्ट के अंदर। उससे पहले मैं एक्स्ट्रास के तौर पे काम कर रहा था। वो कहानी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने ज्वाइन किया। सो जंजीरे को एक्सेप्ट करने की सबसे बड़ी वजह तो शहजाद भाई थी। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था, और मुझे जब कॉल आई, मुझे बताया कि शहजाद भाई का प्रोजेक्ट है, तो मैंने कहा भाई, इतना कॉन्फिडेंट था आपको कि जाहिर सी बात है वो बना रहे हैं, तो क्या ही बात होगी, मास्टरपीस होगा। तो उसके बाद जब स्क्रिप्ट आया, जब कहानी मुझे पता चली, तो मैं खुद बड़ा एक्साइटेड था कि यार ये तो मैंने अच्छा किया कि एक्सेप्ट कर लिया। और शूट मेरी जो थी वो अदनान सदीकी के साथ थी, जो कि हमारे लेजेंड है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो ज़ाफ़रान खान का कैरेक्टर कर रहे हैं, और मैं उनके साथ जो है वो एज अ कुर्बान खान वो कैरेक्टर कर रहा हूँ। बेसिकली कैरेक्टर तो यही है कि उनके सारे कांड मैंने संभाले हुए हैं। जो उन्होंने किसी को मरवाना है या मारना है, तो वो एक नेगेटिविटी फैलाने में उन्होंने मुझे आगे किया है कि कुर्बान खान ये काम करे। बिल्कुल। सो हाउ डिड यू एंजॉय द प्रोजेक्ट? मजेदार था, एंजॉयमेंट थी? जाहिर सी बात है बहुत बड़ा कास्ट थे, अदनान सदीकी का नाम ही जो है वो काफ़ी है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मतलब एक तो अदनान सदीकी का नाम, जैसे मैंने बताया, शहजाद कश्मीरी। और एक और चीज़ मज़े की आपको मैं यहाँ पे बात बताऊँ कि शहजाद कश्मीरी और जो राइटर हैं फरहत इश्तियाक, इनका कम्बिनेशन ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर हिट समझा जाता है। यकीन का सफ़र हो गया, डिफरेंट किस्म के और प्रोजेक्ट हो गए जो कि सुपर डुपर हिट अपने टाइम के ऊपर रहे। एक तो सेट के ऊपर अदनान भाई के साथ फर्स्ट टाइम मैं काम कर रहा था, और फर्स्ट टाइम सेट शेयर कर रहा था, स्क्रीन शेयर कर रहा था। सीखने को बहुत कुछ मिला। मतलब आप ये कह लेना कि आप किसी सीनियर के साथ काम भी कर रहे हो ना, उनको काम करते हुए आप लाइव देख रहे हो, आप बहुत कुछ सीख। बिल्कुल ऐसे तो और एंजॉय तो हमने बहुत किया। और ही इज एन इंस्टीट्यूशन, वो तो पूरी एक जो है मिसाल है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप जो है, मैं एज ए रेडियो ब्रॉडकास्टर आपको जानती थी पहले, हम दोनों जो हैं वो साथ में रेडियो ब्रॉडकास्टर रहे हैं। सो मैं जानना चाहूँगी वहाँ से लेकर अब तक का सफ़र। बीच में आपने बहुत सारे और ड्रामास में भी काम किया, लेकिन वो मेन लीड्स नहीं थे, मेन कैरेक्टर्स नहीं थे। सो ये पूरी जर्नी हमें बताइए कि रेडियो ब्रॉडकास्टर जो है वो इस इंडस्ट्री तक, और आज माशाल्लाह से इतने बड़े मेन लीड के तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है, करना कैसे है। कोई वो नेपोटिज्म वाला चक्कर ही कोई नहीं था, ना वालिद साहब, ना भाई, कोई भी। भाई मेरे जो बड़े हैं ताहिर खान, वो रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में जो है वो परफॉर्म करते रहे हैं। उसके अलावा ATV के ज़माने में एक बड़ा सुपर हिट शो होता था, ख्वाजा ऑनलाइन, अल्लाह जन्नत नसीब करे, ख्वाजा साहब करते होते थे। तो वहाँ वो उन्होंने काम किया, लेकिन एक समहाउ मुझे कोई हेल्प नहीं मिल सकी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। रेडियो से सफ़र जब शुरू हुआ, तो रेडियो जब मैंने किया तो मेरे अपने आप से ये सवाल था कि व्हाट नेक्स्ट। अब रेडियो तो कर लिया, लाइक मैं 2013 में पहली दफ़ा ऑन एयर हुआ था, और 2019 में मैंने पहली दफ़ा मतलब कैमरे के सामने एज एन एक्टर काम किया था। तो ये 6 साल का सफ़र था। 6 साल में मैंने सोचा कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब रेडियो तो कर लिया, अब आगे क्या करना है, फ्यूचर है, अपना करियर है, कैसे इसको परस्यू करना है।
तो समहाउ मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई जो कि उसका नाम क्या मेंशन करना भी ज़रूरी है, विकी नाम है उसका। वो आर्टिस्ट प्रोवाइड करते थे एक्स्ट्राज ड्रामा के अंदर। तो मैंने कहा मुझे भी ना ये करना है। सो मेरे लिए लक ये रही मेरी कि मैंने पहला जो एक्स्ट्राज में काम किया वो नुमान एजाज के साथ किया। और जो मैंने पहली दफा आपकी जो शुरुआत रही, हाँ, वो ही माशाल्लाह से बड़ी लेजेंडरी किस्म की रही कि मैं नुमान एजाज के साथ ही काम किया। सो नोमी भाई इज़ वेरी स्वीट। और जिस तरीके से नुमान भाई ने, अब तो शायद उनको याद भी नहीं होगा, लेकिन मरहम ड्रामा था बोल एंटरटेनमेंट का, तो उसमें उन्होंने जिस तरीके से मतलब वहाँ पर भी हमने बहुत कुछ सीखा। फिर उसका सिलसिला चलता रहा, मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की आईडीज प्रोमोज जो होते हैं उसमें आता रहा। लेकिन वो ना एक वो स्पार्क नहीं था। स्पार्क क्यों नहीं था? क्योंकि फाइनेंस नहीं थे। एक्स्ट्राज में वो पे नहीं करते थे, मतलब आगे हमें पे नहीं करते थे, चैनल्स तो ऑब्वियसली पे करते थे। लेकिन समहाउ मैं एक प्रोमो आईडी शूट कर रहा था ग्रीन टीवी की। तो उसको डायरेक्ट कर रहे थे शहजाद भाई। और उस वक्त परीजाद जो है वो सुपर डुपर हिट चल रहा था, ऑन एयर था। लेकिन वो मेरे जहन में एक चीज़ थी, मैंने जो छोटा मोटा काम किया था तो मुझे लगता था डायरेक्टर्स जो होते हैं ना वो बड़े गुस्सीले होते हैं और बड़ा उनका एक ऑरा होता है, उनसे आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। लेकिन शहजाद भाई ने मुझे इसमें गलत प्रूफ कर दिया, लेकिन मैं वहाँ उनसे बात नहीं कर सका। उनके असिस्टेंट थे वाजिद भाई, वजीर भाई उनको कहते हैं, वो डायरेक्टर हो चुके हैं माशाल्लाह से, हम टीवी ग्रीन टीवी के लिए ड्रामा कर रहे हैं। उनसे मैंने जाके कहा, मैंने कहा वाजिद भाई एक्स्ट्रा के लिए बुला लो, लाश की सीन के लिए बुला लो, कैमरे के आगे से गुजरने के लिए बुला लो, दरख्त बनने के लिए बुला लो, लेकिन डायरेक्ट बुलाओ कि यार कुछ पैसे मिले। ज़ाहिर है आपको पता है कि इस फील्ड के अंदर ये बड़ा मसला है। तो खैर समहाउ एक दिन मैं बैठा और मुझे कॉल आई कि यार आप ना मुझे अपनी शलवार कमीज में फोटो शेयर करें, वाजिद भाई ने। तो मैंने फोटो शेयर कर दी। उन्होंने कहा कल हम टीवी आ सकते हैं? मैंने कहा वाजिद भाई अभी आ सकते हो? कहते हैं यार हौसला, कल। मैंने कहा ठीक है। अब कल जब मैं एंटर हुआ हम टीवी एमडी प्रोडक्शन के ऑफिस में, जब मैं गया तो सामने शहजाद भी बैठे हुए। तो मैंने उनको जब देखा ना, ड्रीम कम ट्रू के साथ ना सबसे बड़ा इशू ना उस पहले स्टेप पे हुआ। जब मैं स्टेप इन हुआ रूम के अंदर, उन्होंने मुझे यूं देखा और हंसना शुरू कर दिया। और मैं परेशान कि यार ये हंस क्यों रहे हैं, मेरी सेहत की वजह से हंस रहे हैं यार, मुझे अब मैं ना कंफ्यूज हो गया खुद। तो खैर मैं बैठा, तो अब उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा है और वाजिद भी यूं पीछे खड़े थे उनके। उन्होंने फोका यार वाजिद यही करेगा और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। सो फिर कट टू शॉर्ट, अब चूंकि टाइम भी थोड़ा था, पूरी स्टोरी नहीं, लेकिन कट टू शॉर्ट कि मुझे फिर वहाँ पता चला कि मैंने नीम में ऑलमोस्ट इस्लामाबाद साइड से, हम जो दो कैरेक्टर्स थे वहाँ इस्लामाबाद और कश्मीर में, तो इस्लामाबाद साइड से मैं सेकंड लीड कर रहा था और फर्स्ट टाइम में। और मावरा हुसैन के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा था। मावरा हुसैन का इनफैक्ट मैं जेठ बना हुआ था उस ड्रामे के अंदर, अरसलान नसीर का बड़ा भाई बना हुआ था। वो जो एक्सपीरियंस रहा शहजाद भाई के साथ, जिस तरीके से शहजाद भाई ने सिखाया, शहजाद कश्मीरी ने, और जो उनका एटीट्यूड था सेट के ऊपर, वो सारा मेरे माइंड से उन्होंने निकाल दिया कि डायरेक्टर को बहुत ही अजीब मखलूक होती है। So basically it proves कि हाँ इंडस्ट्री में ये नहीं है कि आपको मेरिट पे भी लिया जा सकता है, आप में टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट की बुनियाद पर आपका इंतखाब होता है। मुझे ये बताएं कि ये जो एक मिथ पाई जाती है कि हमारी इंडस्ट्री में जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं ना, वो जूनियर्स को उतना शफकत प्यार मोहब्बत जो है नहीं देते हैं, बल्कि उनको झड़पते रहते हैं, ये एक तासुर जो है वो आजकल के न्यू कॉमर्स की तरफ से आ रहा है। सो आप इस पर रोशनी डालें, आप बताइए, आपने भी जर्नी पूरी गुजारी है, नुमान एजाज के साथ काम कर चुके हैं, अदनान सिद्दीकी का नाम जो है वो सर तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसे ट्रीट किया जाता है सेट पे? अच्छा, मैं ना आपको यहाँ पे एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताऊंगा। बहुत सारे लोग शायद जो देखें, बाद में क्लिप देखें या सुने अभी, उनको शायद बुरा भी लगे। आपने एक फ़र्क नोट किया होगा, मैं मिसाल से समझाना चाहता हूँ आपको और ऑडियंस को भी, कि जब हम स्टूडेंट थे ना, बैक टू दैट टाइम, जब हम स्कूल लाइफ में थे, तब टीचर की रिस्पेक्ट कुछ और थी। बिल्कुल, हम बहुत डरते थे टीचर से, जस्ट लाइक आवर फादर और मदर। लेकिन अब आप देखें कि अब वो रिस्पेक्ट नहीं है, नहीं रही। अब जो न्यू कमर आ रहा है ना, न्यू कमर जिस तरीके से आ रहा है, या जैसे उसको चांस मिल जाता है, वो एक प्रोजेक्ट करने के बाद उसको ये लगता है कि वो फैसल कुरैशी बन गया है, वो फहद मुस्तफ़ा बन गया है। ठीक है, मैं मतलब आप इस चीज़ को समझें कि अगर जिसके सामने, जैसे अदनान भाई के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था, तो मैंने उस बंदे को देखा और मैंने एक दफ़ा सोचा
कि मैं उसके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसने इस इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ दे दी है। बिल्कुल ऐसे। और उसने तकरीबन कोई 30-35 साल, हम बचपन में मेहंदी ड्रामा पीटीवी पे देखते थे, उसमें अदनान भाई को देखते थे। बात है यार। और आज मैं अदनान भाई के साथ बचपन में याद है सेट शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम जूनियर्स के ऊपर जो न्यू कमर्स हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि जब आप सीनियर को देखें तो उसको वो रिस्पेक्ट दें। बिसाइड दिस कि आपको उनका काम पसंद है कि नहीं पसंद। देखिए आज मैं यहाँ पर बैठ के ये बात करूँ कि मुझे हुमायूं सईद की एक्टिंग नहीं पसंद, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज सक्सेसफुल एक्टर, ही इज सक्सेसफुल प्रोड्यूसर, कोई एक्टर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि मैं अदील खान इस्लामाबाद में बैठ के कह रहा है कि मुझे नहीं पसंद, सो व्हाट। लेकिन मुझे उनसे लर्न करना चाहिए। उनकी एक जर्नी है, नुमान भाई की एक जर्नी है, अदनान भाई की एक जर्नी है, फैसल भाई की एक, और मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मैं आपको बड़ा क्लियर कट नाज़िश आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, फैसल कुरैशी, इजाज़ असलम, नुमान एजाज, अदनान सदीकी, हुमायूं सईद, जिन के साथ मैं मिला हूँ ना, मुझे रत्ती बराबर उनमें वो चीज़ नज़र नहीं आई जो कि मशहूर है। मैं आपको बड़ा हल्फिया ये बात कह रहा हूँ। मतलब इसका यही है कि जाहिर सी बात है जो जूनियर्स आते हैं वो, और आजकल के जूनियर्स वाकई में ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, खुद को कुछ समझते हैं। और आपने जो टीचर्स वाली बात की ना, बचपन में हमें ये बताया जाता था कि टीचर जहाँ मारता है वहाँ पे जहन्नम में आग नहीं लगेगी। आजकल आप ये बच्चों को बोल दे तो वो आगे से शॉक होके कहेंगे कि मारते भी हैं टीचर्स, ओह माय गॉड। सो यार ये है हमारे बच्चे आजकल घर जाके माँ बाप को बोलते हैं टीचर ने आज मुझे हरास किया, मतलब एक नया लफ्ज सीख लिया हरास। यार देखें हर एक चीज की एक बाउंड्री होती है। एक चीज ये क्लियर है कि एक बाउंड्री होती है, ठीक है, टीचर्स भी थोड़ा सा हाथ खुला रखना चाहिए। लेकिन अब जो सिचुएशन देखिए, मैं जहाँ से पढ़ा हूँ ना, कभी कभी मेरा अभी भी चक्कर लगता है अपने स्कूल जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, IMCB FET4 से मैं पढ़ा हूँ, तो मैंने वहाँ का माहौल देखा, वो बहुत चेंज है। सो बैक टू अवर टॉपिक कि हमारे यहाँ भी यही है कि हमारे यहाँ ये मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में है, टिकटॉक हमारे पास है, यूट्यूब हमारे पास है। एक लड़का लड़की कोई भी कंटेंट बना के, मतलब देखिए एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट इज समथिंग वेरी डिफरेंट टू द कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएशन के लिए आप कुछ और करते हैं, आर्टिस्ट बनना कुछ और चीज है, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर लिपसिंग करना या कुछ गाना लगा के खड़े होकर डांस करना है समथिंग एल्स। लेकिन ऑन स्क्रीन आकर स्क्रिप्ट को एज एन एक्टर कैरेक्टर को फील करके परफॉर्म करना, बियॉन्ड दिस। लेकिन हमें, अगर आपको अल्लाह ने एक चांस दे दी है, ठीक है, अगर आपको अल्लाह ने एक मौका दे दिया है कि आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ, देखिए मैं बार बार इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मुझे जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, आई फील ब्लेस्ड कि यार मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया है ना, तो सीखो, ठीक है, कोशिश करो आगे बढ़ने की। तो मतलब हमें ये होता है, हमारे यंगस्टर्स को ये होता है कि हमारे जी वो फला एक्टर है, पुराना एक्टर है, जैसे नैयर भाई के साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है, ग्रीन टीवी के नैयर एजाज जो हमारे पाकिस्तान के लेजेंडरी विलन है। अब उनके साथ जब मैंने स्क्रीन शेयर की ना, तो मतलब उनको आप कैमरे की ऑफ कैमरा जब आप मिले ना, आपको फील ही नहीं होता कि ये बंदा विलन होता है। मतलब आपको वो हंसा के, मतलब इतना, मतलब इतने वो फनी है और इतने वो शफीक आदमी है कि वो उनको पता चल जाए ना कि ये नया लड़का है, तो वो बहुत इजी करते हैं। सो मतलब बेसिकली रिस्पेक्ट तो जाहिर सी बात है, गिव एंड टेक पे ही चलता है। मुझे ये बताएं कि आपने बाकायदा कोई क्लासेस ली, ट्रेनिंग्स ली एज एन एक्टर बनने के लिए, और साथ ही साथ इसका ये भी जवाब दे रहे हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री बेसिकली जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इट इज़ टू एजुकेट द सोसाइटी, राइट? सो इज़ इट लाइक डूइंग देयर रोल बेस्ट? क्योंकि बहुत सारे ड्रामों में, नो ऑफेंस टू लाइक एनीथिंग, मैं भी बहुत सारे ड्रामे देखती हूँ, लेकिन बहुत सारे ड्रामों में बहुत सारी चीज़ें बहुत आम हो गई हैं, जैसे शराब नोशी, सिगरेट और वायलेंस इवन, ठीक है, एक नीचे एक छोटा सा बैनर लगा देते हैं कि जी ये नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा एक दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो उससे सीख रहे हैं उन पे असर जो है वो नेगेटिव ही पड़ रहा है? इसका ना मैं जवाब आपको शॉर्टली 2 हिस्सों में देता हूँ। पहला हिस्सा ये है कि अभी आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि ड्रामा जो है वो हमारे मुआशरे का अक्कासी है। तो उसमें पहला सवाल ये होता है कि क्या आपके मुआशरे में शराब नोशी नहीं हो रही? क्या आपके मुआशरे के अंदर जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा? क्या आपके मुआशरे में ये घर तोड़ने वाला अमल, ये जो सास बहू वाले झगड़े क्या नहीं हो रहे? तो इसका डेफिनेटली आपका और जो पीछे में टीम सुन रही है वो मिल के जवाब हाँ ही देंगे। समहाउ हमें बहुत ज़्यादा उसको स्क्रीन के ऊपर शो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है बच्चे देख रहे होते हैं, डिफरेंट एज के लोग देख रहे होते हैं, तो नहीं अच्छा लगता। आप देखिए नई जनरेशन या कच्चे जहन, जिन्हें हम आसान अल्फाज में कच्चे जहन कहते हैं, जब वो ये देखेंगे तो वो वक्त से पहले जब आगाही होती है ना, वो भी खतरनाक है। तो लेकिन समहाउ अगर माशरे की अक्कासी का ड्रामा है तो आप उसको पोर्ट्रे करें, लेकिन आई एग्री विद यू कि इस लेवल तक आपको एग्री नहीं करना, पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए। हाँ, फैंटेसी समझने लगे कि
होना चाहिए। Exactly. न्यू कमर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है, ड्रामा करना चाहता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहता है? देखिए, मेरा न्यू जो कमर्स है, न्यू टैलेंट है, उनको यही मशवरा है, चाहे आप रेडियो करना चाहें, चाहे आप वॉइस ओवर करना चाहें, चाहे आप डबिंग करना चाहें, चाहे आप एक्टिंग करना चाहें, चाहे आप होस्टिंग करना चाहें, कुछ भी करना चाहें। आपने एक बीच में एक चीज़ पूछी कि क्लासेस ली है। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, ना मैंने रेडियो कैसे सीखा है, ना मैंने एक्टिंग कैसे सीखी है। मैं खुद कर रहा हूँ, खुद सीख रहा हूँ, हर दिन कोशिश करता हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जो कर सकूँ उसकी कोशिश में करता हूँ। लेकिन जो न्यू कमर है, मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना सीखें, कुछ नया करें, रोज कुछ नया करें, अपनी लाइफ के अंदर कुछ नया करें। और जब आपको मौका मिले स्क्रीन के ऊपर तो सिर्फ लाइंस के ऊपर ना जाएं। देखें, मैंने शहजाद भाई से सबसे पहली, शहजाद कश्मीरी साहब से यही चीज़ सीखी है कि इम्प्रोवाइजेशन, करेक्टर को परफॉर्म करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक आपके सामने स्क्रिप्ट है, आपने स्क्रिप्ट को पढ़ा, कैमरा ऑन हुआ और आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ दिया। एक होता है करेक्टर को जीना, जब आप करेक्टर को फील करते हैं, करेक्टर के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। आपका जब डायरेक्टर कहे ना कि एक्शन, तो आप फिर अदील खान ना रहे, आप कुर्बान खान, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और जब वो कहे ना कट, तो फिर आप कुर्बान खान नहीं है, फिर आप अदील खान। अगर ये चीज़ अगर आप कर सकते हैं, ये कंट्रोल अगर आप अपने अंदर लेकर आ सकते हैं, सो यू कैन बी एन एक्टर। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच अदील खान साहब। बहुत अच्छी बात आपने की कि जो भी आपने करना है, सबसे पहले वो जैसे कहते नहीं, अगर आप कुछ बेचने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट पे खुद भरोसा होना चाहिए, तब आप वो बेच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये आपको एक्टिंग में भी अप्लाई करना है। छोटी सी ब्रेक लेना चाहूँगी, वापस आएंगे, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। सेगमेंट में हम बात करेंगे, जैसे हमने शुरुआत की थी, पाकिस्तान की इकॉनमी, तेल की मसनूआत चूँकि बढ़ रही है, इसलिए पाकिस्तान की इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। उसी से हम जोड़ना चाहेंगे कि कैसे हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जाहिर सी बात है, जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, जिद्दत मज़ीद आ रही है, वैसे ही पाकिस्तान में जो फ्री लांसिंग का शोबा है वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहा है। फ्री लांसिंग के ज़रिए न सिर्फ नौजवान पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बल्कि आप जो हैं घर पे बैठे हुए दुनिया की किसी कोने में भी किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा जो ज़र मुबादला है वो भी पाकिस्तान में आ सकता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है ज़र मुबादला पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो मजबूत होती है। अब पाकिस्तान की इकॉनमी को मुस्तहकम करने के लिए हमारी फ्री लांसिंग का शोबा किस तरह काम कर सकता है और हमारे नौजवान जो हैं वो क्या उनको करने की ज़रूरत है, कौन कौन से शोबों में जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कौन से स्किल्स पर तवज्जो देनी चाहिए है कि वो फ्री लांसिंग के ज़रिए जो है वो मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बना सके। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फाउंडर एंड चेयरमैन है, ट्रिस्टर इंटरनेशनल कंसल्टेंट है, फाउंडर एंड चेयरमैन है डेल्सन इंस्टीट्यूट, को फाउंडर एंड चेयरमैन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से ये टॉपिक है। हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। फ्रीलांसिंग के जो हम बात करना चाहेंगे, इसमें सर कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है कि पाकिस्तानी जो हमारी आजकल की जनरेशन है उनको उस पर तवज्जो देनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की जो है मेरे ख्याल से बहुत हल हो सकती है, इकॉनमी मुस्तहकम हो सकती है अगर हमारे बच्चे जो हैं वो फ्रीलांसिंग ही सीख लें, और जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में बताइए। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जो 3 स्किल्स जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही हैं उसमें अब AI को उसमें अप्लाई करने की ज़रूरत है। वो 3 स्किल्स हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इन स्किल्स पे एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद इस पे AI कैसे लगाना है उसको अब सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि AI अब रूल आउट कर देगा काफ़ी सारी चीज़ों को। जो बाकी जो एक्सपर्ट जहाँ पे बहुत हाई एंड जो 2 स्किल्स हैं वो साइबर सिक्योरिटी सीखनी चाहिए
और ऑटोमेशन सीखनी चाहिए, एजेंटिक एआई सीखनी चाहिए। तो ये अपकमिंग स्किल्स हैं जिसके ऊपर महारत हमारे बच्चों को लेनी चाहिए अब। ठीक सर, मैं पैफला की अगर बात करूं, पाकिस्तान एसोसिएशन, फ्रीलांसर्स एसोसिएशन की, तो उन्होंने आलमी इदारों के साथ मिलकर ऐसी कौन सी शराकत दारियाँ की हैं जिससे पाकिस्तानी जो नौजवानों को कोई मौके मिले हों, कुछ सीखने का मौके मिले हों या फिर कुछ करने के मौके मिले हों? जी, इसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, और दुनिया की जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है ऑन साइबर सिक्योरिटी, जिनको आज 1 मिलियन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आज चाहिए, उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया है, एमओयू साइन किया है, और हम साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को ट्रेन करके उनको हायर भी करवा रहे हैं। जी ठीक, अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान को अगर हम, क्योंकि एक डिजिटल इकोनॉमी की हम बात करते हैं जब भी फ्रीलांसिंग की बात होती है, ज़ाहिर ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान में आता है, सो हुकूमत को और निजी शोबे को ऐसे कौन से इक़दाम उठाने चाहिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे को फ़रोग़ दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सके? ये हुकूमत पाकिस्तान से हम 12 दफ़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर्स हैं, ये जो अभी $1.6 बिलियन ये बच्चे और बच्चियां पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान में ज़र मुबादला लेके आए हैं, इनको जो पैसे पाकिस्तान लाने में जो तकालीफ हैं उनको हल किया जाए, सबसे पहली बात। दूसरा, ये जो लोग जो टॉप 100 बच्चे हैं जिन्होंने ज़्यादा ज़र मुबादला लेके आए हैं, इनको रिकॉग्नाइज करें, इनको अवार्ड्स दें, इनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में भी इंट्रोड्यूस कराएं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम 12 दफ़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और सर, कौन से मुश्किलात पेश आते हैं जब बच्चों के जो पेमेंट्स है वो इंटरनेशनली जो पाकिस्तान में आती हैं? क्या वो पैसों की अदायगी का मसला आता है, बैंकिंग मतलब में मसाइल आते हैं, बैंक्स ने पैसे नहीं देना चाहते, या फिर टैक्स के मसाइल ज़्यादा होते हैं? नहीं, जो सबसे बड़ा मसला है वो बैंक्स, फॉरेन बैंक से या फॉरेन पेमेंट प्लेटफॉर्म से, जैसे सवाए एक पेनियर के अभी कोई सीमलेस प्लेटफॉर्म नहीं है। अब पेनियर में मसले हैं, इनके जो बच्चे हैं फ्रीलांसर्स, इनके अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, इनके अकाउंट आसानी से नहीं खुलते। तो इस पेनियर जैसा कोई पाकिस्तान में दूसरा कोई एग्रीगेटर जो रियल टाइम पाकिस्तान के किसी बैंक के साथ लिंक्ड हो, मतलब सीमलेस पेमेंट आनी चाहिए, और उसमें जो पैसे पेनियर चार्ज कर रहा है पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन कोई नहीं है, कोई और इदारा, कोई और एग्रीगेटर, पेमेंट एग्रीगेटर नहीं है पाकिस्तान में पेनियर के अलावा जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स के साथ लिंक्ड है। बाकी बैंक में तो रियल टाइम अकाउंट्स खुल रहे हैं, अब कोई और बाकी कोई ऐसा मसला रह नहीं गया। सर, अगर हम पिछले 5 सालों की और आने वाले 5 सालों का मुवाजना करके बात करें कि पिछले 5 सालों में कितने फ्रीलांसर्स जो हैं वो इस फील्ड में आए हैं इंटरनेशनली, अब वो काम कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और कितना हमारा जो ज़र मुबादला है उसमें कितना रेशियो हमारा बड़ा है, कितना अच्छा हुआ है उसका नंबर? देखें, 2018 से पहले तो कोई कंपनी पाकिस्तानी किसी फ्रीलांसर को पैसे दे ही नहीं सकती थी, लॉ में इस बात की प्रोविजन ही नहीं। तो हमने काफी कोशिशों के बाद इस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इस बात की परमिशन ली। 2022 में पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन वजूद में आई। 2021 में कोई $1 भी नहीं आता था। 2022 में $456 मिलियन से ये शुरू हुआ, और आज 4 साल में $1.6 बिलियन क्रॉस कर लिया है। तो आप देखें कि 70+% का राइज है ईयर ऑन ईयर। तो आप सोचें 2030 तक इंशाल्लाह हम $10 बिलियन तक रीच कर जाएंगे, अगर थोड़ा सा इस पे फोकस किया जाए, इनको इनकी हैंड होल्डिंग की जाए और इनको रिकॉग्नाइज किया जाए। बाकी पूरे पाकिस्तान में जो सब 60-70% हमारी यूथ है, उनको इस तरफ लाया जाए, उनको दिखाया जाए कि ये देखो पसमानदा इलाकों से भी बच्चे और बच्चियां $1 मिलियन कमा रहे हैं, तो ये आप भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप सर। ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स, ऐसे कोई चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो ख़ुद को इनरोल करवाना चाहें एज अ फ्रीलांसर्स, के ज़ाहिर है उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दरकार होंगी लेकिन उनको रास्ता नहीं मालूम होगा? हमारी वेबसाइट है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन की, PAFLA.org.pk।
मेंबरशिप बिल्कुल फ्री है, प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। इसके अलावा फाइवर, अपवर्क और उस फाइवर, अपवर्क जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिधर उनको अपना प्रोफाइल रजिस्टर कराना चाहिए और उसमें फ्रीलांसिंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सर मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान की यूथ की हम बात करें तो कितना पोटेंशियल देख रहे हैं कि अब इंटरनेशनल मार्केट में, जाहिर सी बात है अब हमने पहले सेगमेंट में भी यही बात की कि पाकिस्तान जो है वो जो बेस्ट चीज़ अपना एसेट दे सकता है वो इंसान ही है कि वहाँ काम करें जाके, लेकिन अब वो घर बैठे भी यहाँ से काम कर सकते हैं। सो कितना पोटेंशियल मौजूद है इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी यूथ के वर्क की, स्किल की कितनी जो है वो वैल्यू है, वो कितना इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में से ही लोगों को चुने, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के बारे में हार्ड वर्क जो है वो दैट इज़ वेरी फेमस। जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें दो बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो अभी इस वक्त एज वी स्पीक 25 लाख बच्चे हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक। और इसमें एक और बात यह है कि हमारी लेबर जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। हमने अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक बहुत सर्वे किया पूरे साल, और हमें ये पता चला कि दुनिया में जो कम से कम फ्रीलांसर्स चार्ज कर रहे हैं वो $20 पर आवर चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनसे बहुत ज्यादा अच्छा स्किल सेट हमारे बच्चों में है, और वो हमारे जो बच्चे हैं वो $5 पर आवर चार्ज कर रहे हैं। तो ये गैप है एक बहुत बड़ा। तो ये 25 लाख बच्चों से अगर हम बढ़ाएं और तकरीबन कोई 60-70% आबादी जो हमारी पाकिस्तान की है उस तक ये बात फैलाएं, तो अगर आप ये देखें कि अगर हम 1 करोड़ बच्चे भी अचीव कर लें फ्रीलांसिंग और $200 भी पर मंथ वो कमाना शुरू कर दें, तो हमें IMF की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ऐसे लगता है आपको कि ऐसे हुकूमती सतह पे इस तरह के MOUs डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटरनेशनली करनी चाहिए हुकूमत को, कि जिनको हम अपना एसेट प्रोवाइड करें, लेबर हमारी हो, प्रोजेक्ट उनका हो, इस तरह के MOUs हुकूमत को करने चाहिए आपको ख्याल से? जी बिल्कुल, इसके ऊपर हम एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया है जिसमें हम पाकिस्तान की सारी 250 यूनिवर्सिटीज़ के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम कनेक्ट होना चाह रहे हैं, और हर यूनिवर्सिटी में हम पैफला पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन का एम्बेसडर क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि इसके ऊपर हम जितने मैक्सिमम बच्चे जो प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं उनको हम फ्रीलांसिंग की तरफ ला सकें। ठीक। सो और आपको लगता है कि बहुत सारे बच्चे अब इस चीज़ में इंटरेस्टेड भी हैं, बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है आपको आपकी वेबसाइट के थ्रू अप्रोच भी करते होंगे, रेशियो बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा आप जैसे चैनल्स के ज़रिए जब हम ये बात आवाम तक, पाकिस्तानी यूथ तक पहुंचाते हैं, और भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी और बहुत सारे और इदारे पाकिस्तानी यूथ को बता रहे हैं कि आप घर बैठ के फ्रीलांसिंग करके डॉलर्स कमा सकते हैं, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ की यूथ अब बहुत ज़्यादा मदऊ होनी शुरू हो गई है, और उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात है। और फिर कौन नहीं चाहेगा कि घर बैठे वो डॉलर्स कमाए, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम अमीन साहब आपके टाइम का, काइंड वर्ड्स का और आगाही का। हमारे जो नौजवान नस्ल है वो उनमें पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन जाहिर सी बात है उनको गाहे बगाहे आगाही जो है वो ज़रूरी होती है, उनको दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन करना, यही हमारे मीडिया का काम होता है, और हम उसी की तरफ कोशां हैं कि हमारी नौजवान नस्ल में पोटेंशियल तो है, बस उनको दुरुस्त सिमत दिखानी है, और वही हम चाह रहे हैं। फ्रीलांसिंग एक ऐसा शोबा है जिससे न सिर्फ आप खुद कफील हो सकते हैं, आपके घर का चूल्हा जल सकता है, न सिर्फ आपकी माली हालत खुद की अच्छी हो सकती है, बल्कि पाकिस्तान की मईशत भी मुस्तहकम और मजबूत हो सकती है। लेकिन स्किल सेट पे आपने तवज्जो देनी है। जाहिर सी बात है आपकी अपनी रूट्स बेहतर होगी तो ही आप इमारत अच्छी खड़ी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे हिस्ट्री के सेगमेंट का टाइम हो जाता है। सो आज आपको बताना चाहूँगी कि आज है मार्शल आर्ट्स में से एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट अदाकार की जो बरसी है वो मनाई जाती है, और उनका नाम है, कौन उनको नहीं जानता, ब्रूस ली। आज लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट और अदाकार ब्रूस ली की बरसी मनाई जा रही है। ब्रूस ली ने अपनी गैर मामूली सलाहियत, रफ्तार और मुनफरिद मार्शल आर्ट्स फ़लसफ़े के ज़रिए दुनिया भर में एक नई पहचान कायम की। उन्होंने न सिर्फ एक्शन फिल्मों को नई जहत बख्शी, बल्कि मशरक़ी मार्शल आर्ट्स को आलमी सतह पर मकबूल बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। अगरचे वो 20 जुलाई 1970
53 को सिर्फ 32 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी शख्सियत, कामयाबियाँ और ये पैगाम कि मुसलसल सीखते रहो और ख़ुद को बेहतर बनाते रहो आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए मशाले राह है। और सोचिए उन्होंने 32 साल की उम्र में इतनी कामयाबियाँ भी हासिल की, उसके बाद वो जहान फ़ानी से रुखसत हो गए, लेकिन अगर उनकी उम्र जो है वो दराज होती तो वो इससे अच्छा नाम कमाते और इससे अच्छे पैगामात हमारे लिए छोड़ते। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।